हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू कस्टम्स रेगुलर बैच लेक्चर नंबर 3। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिए हैं। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। आई होप आप सभी ने वो देख लिए होंगे। अदरवाइज आप यूट्यूब में चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। कस्टम्स रेगुलर बैच की 2 लेक्चर हमने अपलोड करे हैं। नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर। तो एज आई सेड, हम इस लेक्चर को कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, हम ब्रीफली उसे रिवाइज करेंगे कि बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। देन उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आज हम इस चैप्टर नंबर 1 लेवी एंड एग्जेम्पशंस को खत्म कर देंगे अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 4 से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5 इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। वो हम पहले क्यों करेंगे और चैप्टर क्यों नहीं करेंगे, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है कि किस वजह से हम ऐसा करेंगे। बिकॉज काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो पहले आपको सीखने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप बाकी चैप्टर्स को ढंग से समझ पाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी विल फर्स्ट डू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। तो लेट्स बिगिन विद दिस लेक्चर। सबसे पहले अगर हम रिवीजन करें तो हमने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ा था। सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था कि भाई एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गोविंद शरण गंगा शरण। वो बोलता है किसी भी लेवी के, तो लेवी क्या होता है भाई? लेवी मतलब डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी, कि आपके ऊपर टैक्स लगेगा, दैट इज लेवी। लेवी के, किसी भी लेवी के 4 फंडामेंटल या 4 बेसिक पिलर्स होते हैं। तो पिलर्स क्या होते हैं? पिलर्स ये होते हैं कि उनके फाउंडेशन स्ट्रक्चर होता है। अगर वो 4 पिलर किसी भी लेवी में प्रेजेंट नहीं है, उनमें से कोई एक भी पिलर अगर प्रेजेंट नहीं है, तो वो लेवी वैलिड नहीं होती, वो लेवी इनवैलिड हो जाती है। सर वो क्या 4 पिलर होते हैं भाई? एक तो होता है टैक्सेबल इवेंट। टैक्सेबल इवेंट क्या मतलब? सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स। भाई किस चीज पे टैक्स लगा रहे हो आप? मेरी इनकम पे लगा रहे हो, आप सप्लाई पे लगा रहे हो, कस्टम्स के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगा रहे हो, तो किस चीज पे टैक्स लगा रहे हो, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स। टैक्सेबल पर्सन सेकंड पिलर होता है। टैक्सेबल पर्सन भाई कौन टैक्स पे करेगा आपको? कस्टम्स में बोलते हैं इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर। इनकम टैक्स में एनी पर्सन हु हैज अर्न्ड इनकम। जीएसटी के अंदर जो आपका टैक्सेबल पर्सन होता है, दैट इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, इसने सप्लाई करी है बेसिकली, या रेसिपेंट है तो आरसीएम है तो रेसिपेंट, वो आपके टैक्सेबल पर्सन होते हैं। थर्ड आपका पिलर होता है रेट ऑफ टैक्स। भाई कितने परसेंट रेट लगाना है, सो दैट शुड आल्सो बी अ पार्ट ऑफ लेवी। या तो लेवी खुद बताए, लेवी का प्रोविजन खुद बताए कितना रेट लगेगा, या वो गाइडेंस दे। जैसे जीएसटी में बोलते हैं कि मैक्सिमम, सीजीएसटी के अंदर मैक्सिमम 20% लग सकता है, आईजीएसटी के अंदर मैक्सिमम 40% लग सकता है। एक्चुअल में कितना लगेगा, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द काउंसिल के रिकमेंडेशन के हिसाब से, अलॉन्ग वो नोटिफाई करेंगे। कस्टम्स के अंदर वो बोल देते हैं, कस्टम्स टैरिफ एक्ट के अंदर हम आपको रेट बता के देंगे फॉर द पर्पस ऑफ बीसीडी, एंड बाकी आईजीएसटी वगैरह का उनके रेस्पेक्टिव रेट नोटिफिकेशन से आप रेट लोगे। फोर्थ होता है मेजर और वैल्यू। सर रेट पता चल गया, टैक्सेबल पर्सन पता चल गया, टैक्सेबल इवेंट, सर वैल्यू क्या लूँ? प्रॉफिट एलिमेंट लूँ, सेल एलिमेंट लूँ, क्या लूँ? क्या एक्सपेंस डिडक्ट करूँ, क्या नहीं करूँ? दैट इज मेजर, दैट इज वैल्यू, कि किस वैल्यू पे टैक्स लगना है। तो दैट इज योर फोर्थ पिलर ऑफ द वैलिड टैक्स लेवी। सर उसके बाद हमने पढ़ा था कोई भी टैक्सेस जो इम्पोजिशन या जिनका कोई भी बेसिकली कोई भी टैक्स इम्पोज होता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या उसकी स्टेजेस होती है। तो हमने पढ़ा था 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है लेवी। लेवी के अंदर सर क्या होता है? लेवी के अंदर मैंने बताया डिक्लेरेशन ऑफ लायबिलिटी होता है कि किस चीज पे टैक्स लगेगा, क्या टैक्स लगेगा, और लेवी के अंदर पता चलता है। असेसमेंट क्या है? बेसिकली आप उसे कंप्यूट कैसे करोगे टैक्स को, जो टैक्स पेएबल है, कंप्यूटेशन ऑफ दैट इज नोन एज असेसमेंट। कलेक्शन हमने पढ़ा था कि एक्चुअल में जब गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट रिसीव करते हैं, दैट इज द कलेक्शन स्टेज। नाउ हमने ये भी पढ़ा था कि कस्टम्स एक्ट, कस्टम्स जो ड्यूटी है उसे क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा था कि देखो यार ब्रॉडली 3 चीज होती हैं, बट हम उन्हें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमने बोला था गुड्स, पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लेवी। क्या गुड्स हैं, किस पॉइंट पे टैक्स लगेगा, क्या सर्कमस्टेंसेज में लेवी लगेगा, दैट इज योर फर्स्ट फैक्टर। एंड वो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ढंग से पढ़ा था, ये मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा। पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लेवी हमने ढंग से पढ़ा था। सेकंड चीज वो बोलते हैं प्रोसीजर, मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन। क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से असेसमेंट होगा, क्या कौन ऑर्गेनाइजेशन है, सब हमने देखा था कि ये होगा। अब इस टॉपिक को डिटेल में हम पढ़ेंगे आज। हमने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसे हम आज पढ़ेंगे। थर्ड की, अब जब एक्चुअल में कस्टम्स ड्यूटी का फैक्टर है, क्या अफेक्टिंग फैक्टर होगा कि एग्जाम्पशन है या नहीं, तो ये भी हमने देखा था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जैसे थर्ड लेक्चर हम पढ़ेंगे एग्जाम्पशंस को बहुत डिटेल में। फिर हमने पढ़ा था कस्टम ड्यूटी जो लगती है ना, वो गुड्स के ऊपर लगती है, ना कि किसी पर्सन के ऊपर। देयरफॉर इवन अगर गवर्नमेंट भी इंपोर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट के ऊपर भी कस्टम्स ड्यूटी लगती है, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट को सेपरेट एग्जाम्पशन इशू करके दे सेक्शन 25 के अंदर। सर सेक्शन 25 क्या होता है? समझा भाई, रुक जा भाई, पढ़ेंगे पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे हम सेक्शन 25 बहुत डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लेवी। पॉइंट एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ लेवी के अंदर हमने क्या किया था? हमने सबसे पहले देखा था चार्जिंग प्रोविजन। चार्जिंग प्रोविजन इज सेक्शन 12।
सेक्शन 12 क्या बोलता है? सेक्शन 12 बोलता है जी आपका टैक्सेबल इवेंट क्या है? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपका टैक्सेबल इवेंट है। इम्पोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट को सीधा हमने पढ़ा था इसकी डेफिनेशन, ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एंड सिमिलरली एक्सपोर्ट बोलता है टेकिंग गुड्स आउटसाइड आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्लेस फ्रॉम इंडिया, राइट। हमने बोला रेट्स वो बताता है कि रेट का क्या होगा, रेट आपका कस्टम टैरिफ एक्ट में आपको पता चलेगा। वैल्यू हमने कहा था कि सेक्शन 12 के अंदर नहीं लिखा हुआ है, बट ओवरऑल स्कीम देखो सेक्शन 14 से वैल्यू आती है। सेक्शन 14 हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 14 पढ़ेंगे, वैल्यूएशन रूल्स पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में उसे पढ़ेंगे। उसके बाद हमने बोला था इंडिया, सिंस इंडिया का जो मतलब है इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर, तो भाई क्वेश्चन आता है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंप्लीट कब माना जाएगा। ब्रॉडली 3 केस हमने देखे थे भाई। अगर आपका जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है वो डायरेक्टली आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर लेते हो, उस केस में हमारा केस लो है गार्डन सिल्क मिल्क। गार्डन सिल्क मिल्क क्या बोलता है कि जो जैसे आप टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करते हो आपका इम्पोर्ट शुरू हो जाता है, और जब आप कस्टम बैरियर पहुंच जाते हो और बिल ऑफ एंटर फॉर होम कंजम्पशन फाइल कर देते हो, वो आपका टैक्सेबल इवेंट होता है। सर अगर हमने वेयर हाउस से क्लियर कराए हैं गुड्स, तो उस केस में क्या होगा? तो जब आप वेयर हाउस से गुड्स को रिमूव करोगे तब आपका टैक्सेबल इवेंट आता है। इसके ऊपर हमने 2 केस लो देखे थे, बहुत डिटेल में समझे थे। इन केस में क्या था, अपार प्राइवेट लिमिटेड, अपार प्राइवेट लिमिटेड में उन्होंने बोला था कि जो रिलेवेंट डेट होती है वो डेट होती है जिस दिन आप गुड्स एक्चुअली रिमूव कर रहे हो वेयर हाउस में से। हमने एक दूसरा केस लो देखा था किरण स्पिनिंग मिल। किरण स्पिनिंग मिल में क्या बोला था कि इन दी केस ऑफ वेयर हाउस गुड्स कब माना जाएगा कि गुड्स कस्टम बैरियर क्रॉस करें, जिस दिन वो कस्टम वेयर हाउस से रिमूव किए जाएंगे, दैट इज द डेट ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम कस्टम वेयर हाउस। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में देखा था भाई हमने, सिंपल है, जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा उस दिन आपका एक्सपोर्ट मान लिया जाएगा। इसमें हमने 2 केस लो देखे थे, सन इंडस्ट्रीज एंड राजेंद्र डाइंग। क्या सर केस लो के नाम याद रखने हैं? भाई देखो, जनरली केस लो के नाम लिखने के ऐसे कुछ मार्क्स नहीं होते हैं, बट इट्स लाइक आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। प्लस कुछ केस लो ऐसे हैं जो काफी लैंडमार्क केस लो हैं, सो आई विल बी मेंशनिंग अ लॉट ऑफ केस लॉज, बट सब इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। बट कुछ केस लॉज ऐसे होते हैं जो कि लैंडमार्क है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी केस लो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, स्पेशली योर गार्डन सिल्क मिल्स एंड योर अपार प्राइवेट एंड किरण, सो लेट मी जस्ट मार्क यू। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर गार्डन सिल्क मिल जो आपका है, दिस इज योर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट केस लो। तो आप नाम कितना याद रखना है, एक नाम ही तो याद रखना है, ठीक है। सारे केस लो तो मैं याद करने को वैसे भी नहीं बोल रहा, सिलेक्टिव आप कर सकते हो। अपार प्राइवेट लिमिटेड, करंट स्पिनिंग, तो अभी तक जितने हमने पढ़े उनमें से बस 3 केस लो के नाम अगर आप याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं रख सकते हो देन ऑल्सो इट्स फाइन। देन हमने वही पढ़ा था कि गवर्नमेंट इंपोर्ट पे भी आपकी ड्यूटी लगती है अनलेस एंड अनटिल एग्जेम्पशन हो, डिफेंस रिलेटेड और काफ़ी अलग पुलिस वगैरह रिलेटेड कुछ कुछ एग्जेम्पशन गवर्नमेंट ने दे रखी है। फिर हमने पढ़ा था कि सर इंपोर्ट क्यों, इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती है बिकॉज ऑफ फॉरेन गुड्स को इंडिया में अलाउ कर रहे हो। बट लेट्स सपोज सर मेरे इंडियन गुड्स ही थे, मैंने बाहर भेजे थे, वो वापस मैं री इम्पोर्ट कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा? या मान लो मैंने गुड्स एक बार इंपोर्ट कर लिया था, मैं रिपेयर के लिए वापस भेज रहा हूँ, फिर मैं दोबारा उन्हें वापस लेकर आऊंगा, तो उस केस में क्या होगा? तो भाई सेक्शन 20 बोलते हैं चाहे इम्पोर्ट फर्स्ट टाइम हो चाहे री इम्पोर्ट हो, तो उसके ऊपर सेम ड्यूटी लगेगी, सेम तरीके से सारी रिस्ट्रिक्शन कंडीशन लगेगी। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो सेक्शन 25 के अंदर एग्जाम्पशंस दे सकती है री इम्पोर्ट के केस में। उसी में हमने बोला था कि अलग अलग एग्जाम्पशंस गवर्नमेंट ने दे रखी है, हमारे सिलेबस के लिए 2 रिलेवेंट है, 2 हमारे सिलेबस का पार्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पशन क्या बोलती है? सबसे पहले ये बोलती है कि अगर आपने कोई भी गुड्स ड्रॉबैक के अंदर क्लेम करे थे तो भाई हम आपको री इम्पोर्ट के टाइम पे कंसेशन देंगे। क्या कंसेशन देंगे भाई? एक्सपोर्ट के टाइम पे जितना आपने ड्रॉबैक लिया था ना, बस उतना ड्रॉबैक वापस कर दो, एडिशनल कुछ ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपने आईजीएसटी का रिफंड लिया था एक्सपोर्ट के टाइम पे, तो उस रिफंड को वापस कर दो। अगर आपने विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एक्सपोर्ट किया था एलयूटीए बॉन्ड के अंदर, चैप्टर 7 ऑफ, नॉट चैप्टर 7, जीएसटी के अंदर हम रिफंड वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे वो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे इसे। तो ये बोलते हैं जो जीएसटी आईजीएसटी आपने पे नहीं किया था एक्सपोर्ट के टाइम पे, वो हमें अब पे कर दो, तो हम आपको री इम्पोर्ट करने देंगे विदाउट एनी इम्पोर्ट ड्यूटी। उसके अलावा अगर आपने इम्पोर्ट किया था एडवांस ऑथराइजेशन डीएफआईए या ईपीसीजी स्कीम वगैरह के अंदर, तो जितना भी इम्पोर्ट के टाइम पे आईजीएसटी और सेस बनता है वो पे कर दो। इसका डिटेल लॉजिक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके अलावा अगर आपने रोड टेप या आरओएससीटीएल में कोई भी एक्सपोर्ट किया था, तो जितना हमने आपको बेनिफिट दिया था रोड टेप के अंदर या आरओएससीटीएल के अंदर, वो हमें वापस कर दो। तो रोड टेप क्या होता है, आरओएससीटीएल क्या होता है, लास्ट लेक्चर में हम डिटेल में समझाया कि वो क्या होता है। बाकी हम उसे एफटीपी में देखेंगे कि बेसिकली क्या क्या चीज उसमें रहती है। सर सीरियल नंबर 2 बोलता है कि अगर सीरियल नंबर 1 के अलावा कोई और गुड्स है और आपने रिपेयर के लिए भेजे हैं इंडिया से बाहर, तो उस केस में ये बोलता है कि आप बस क्या करो, आपको बीसीडी आईजीएसटी कंपनसेशन सेस पे करना है। किस वैल्यू पे करना है वो हम बताएंगे। वैल्यू ये बोलते हैं कि आप क्या करो, जितना भी रिपेयर है इंक्लूडिंग मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल आपको मतलब नहीं है उसका, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, फेयर कॉस्ट ऑफ मटेरियल आप ले लो, उसमें ऐड कर दो कोई भी इंश्योरेंस रेट आपका आने जाने का जो लगा है, वो जो आपकी वैल्यू होगी उसके ऊपर आप आईजीएसटी और सेस हमें पे कर देना। अब सीरियल नंबर 3 क्या बोलता है? सीरियल नंबर 3
डील करता है कि 1 एंड 2 के अलावा कोई अगर केस है, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि मान लो आप एग्जीबिशन के लिए भेज रहे हो, गुड्स वापस मंगा रहे हो, तो उस केस में ये बोलता है कि आप निल ड्यूटी पे कर दो। सर क्या ये एब्सोल्यूट एग्जेम्पशन है या कुछ कंडीशनल एग्जेम्पशन है? कंडीशनल एग्जेम्पशन है, देयर आर सर्टेन कंडीशन। क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो देयर देयर हैज टू बी सेटिस्फेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर की ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। कंडीशन क्या है? पहली चीज, री इम्पोर्ट कितने टाइम के अंदर करना है? तो नॉर्मल केस में ये बोलते हैं जब आपने एक्सपोर्ट किया उसके 5 ईयर्स के अंदर, लेकिन इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं 2 ईयर्स तक। अगर आप भूटान से मशीनरी इक्विपमेंट को री इम्पोर्ट कर रहे हो, तो इन दैट केस 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट और 3 ईयर्स का एक्सटेंशन आपको अलाउ होता है। उसके बाद हमने बोला था कि भाई देखो, जनरल टाइम लिमिट ऊपर वाली है, बट अगर जो आपने इनिशियली एक्सपोर्ट किया था वो आपका एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, EPCG इस तरह की स्कीम वाला था, उस केस में आपको सिर्फ 1 ईयर मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट और 1 ईयर आपका फर्दर एक्सटेंशन हो सकता है। यहाँ पे 5 और 7 ईयर वाली टाइम लिमिट आपके पास अवेलेबल नहीं है। उसके बाद सेकंड चीज हमने बोली थी, गुड्स सेम होने चाहिए। तो भाई जो आप एक्सपोर्ट करें अपने गुड्स और जो री इम्पोर्ट करें, ऑफ कोर्स वो सेम होने चाहिए, तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका केस ऐसा है कि आपके गुड्स जो थे, जो आपने एक्सपोर्ट किए थे, वो कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह होके वापस इंडिया में आ रहे हैं, तो प्रोविजन बोलता है उसे हम मानेंगे कि वो चेंज गुड्स एंड सेम गुड्स नहीं है। उसके बाद जो रिपेयर वाला सीरियल नंबर 2 था, सीरियल नंबर 2 के लिए एक एडिशनल कंडीशन और ये देते हैं, ये बोलते हैं कि इस केस में ओनरशिप चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ओनरशिप चेंज हो रही है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओनरशिप वाली कंडीशन ओनली सीरियल नंबर 2 के साथ लगती है, सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 3 के साथ नहीं लगती। तो वहां अगर चेंज इन ओनरशिप भी है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज लॉजिकल ऑल्सो, बिकॉज आपने अगर ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह के अंदर एक्सपोर्ट किया, तो देयर मस्ट बी अ सेल, राइट? अब वो वापस आ रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि शायद सेल रिटर्न हो रहा हो, तो इन दैट केस ओनरशिप वुड चेंज। आपने पहले ओनरशिप ट्रांसफर कर दी थी, वापस इट वुड वेस्ट ऑन यू। तो ठीक है, वहां 1 और 3 के अंदर ओनरशिप की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ सीरियल नंबर 2 के अंदर ओनरशिप की कंडीशन है। ना उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ केसेस में ये वाला आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगा। क्या क्या केस है? पहला केस हमने पढ़ा था, जो आपके री इम्पोर्ट हो रहा है वो इनिशियली EOU ने या FTWZ ने एक्सपोर्ट किया था, या फिर दूसरा केस है आपने पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस से एक्सपोर्ट किया था, या फिर जो आपके गुड्स हैं वो बेसिकली सेंट्रल एक्साइज एक्ट के शेड्यूल नंबर 4 में फॉल करते हैं, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड टोबैको। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इन तीनों के रिस्पेक्ट में अलग अलग नोटिफिकेशन हैं, अलग अलग प्रोविजन हैं, तो इसलिए इन्हें इस नोटिफिकेशन से बाहर रखा गया है। ना हमने एक क्लैरिफिकेशन पढ़ी थी। क्लैरिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि मान लो गुड्स इंडिया से बाहर गए हैं एग्जीबिशन के लिए या कंसाइनमेंट के लिए, और नॉन रिलेटेड पार्टी को गए हैं, तो कोई सेल तो है नहीं, GST में भी सप्लाई नहीं है, और वो गुड्स वापस आते हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट आता था कि वो सीरियल नंबर 1 में फॉल करेंगे, और जो आपने IGST का बेनिफिट लिया था वो वापस करना पड़ेगा, सीरियल नंबर 3 में पे करेंगे, वो कुछ भी फॉल करेंगे, कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा था क्लैरिफिकेशन बोलती है कि भाई ये सीरियल नंबर 3 के अंदर फॉल करेंगे, जजुडरी केस में देयरफॉर कोई ड्यूटी पे नहीं होगी। सिमिलरली अगर गुड्स रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन को भी फॉर एग्जीबिशन या कंसाइनमेंट बेसिस पे गए हैं, तो भले ही GST के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर सप्लाई हो जाते हैं, कस्टम्स के अंदर इन्होंने बोला है कि हम उन्हें सीरियल नंबर 3 के अंदर ही मानेंगे, सीरियल नंबर 1 के अंदर नहीं मानेंगे। मैंने बोला था सर्कुलर में कुछ गैप्स हैं, कुछ वैक्यूम है, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट सिंस वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है एंड हमारे इंस्टीट्यूट ने भी उसे कहीं डिस्कस नहीं किया, तो दैट्स वाई मैं भी उसे डिस्कस नहीं कर रहा। अननेसेसरी आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो हम क्लैरिफिकेशन को यही ध्यान रखेंगे। सेकंड नोटिफिकेशन उसमें क्या आती है? तो फर्स्ट नोटिफिकेशन में कुछ भी ऐसा नहीं था कि गुड्स इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए या कुछ भी। सेकंड एग्जाम्पशन जो होती है वो सिर्फ गुड्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर है उनके लिए है। तो फर्स्ट केस क्या बोलता है कि गुड्स आपके इंडिया में मैन्युफैक्चर थे या फिर उनके पार्ट्स कहीं भी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, आपने री इम्पोर्ट करें फॉर रिपेयर्स या रिकंडीशनिंग अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स कौन से हैं? वो नोटिफिकेशन के लास्ट में एनेक्सर्स में दिए हुए हैं, बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। देयरफॉर क्वेश्चन अगर आएगा तो स्पेसिफाइड गुड्स मेंशन होगा उसके अंदर। कंडीशन क्या है? री इम्पोर्ट की कंडीशन है 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट। अगर नेपाल और भूटान से आप री इम्पोर्ट कर रहे हो देन इट्स 10 ईयर्स। उसके अलावा गुड्स आपके कोई भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए तो री इम्पोर्ट हो रहे हैं रीप्रोसेस, रिफाइनिंग और रीमेकिंग के लिए या एनी अदर सिमिलर प्रोसेस के लिए, वहाँ पे 1 ईयर की टाइम लिमिट है। सर सीरियल नंबर 1 सीरियल नंबर 2 की कंडीशंस क्या है? री एक्सपोर्ट जो है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ री इम्पोर्ट हो जाना चाहिए। ये 6 मंथ का पीरियड फर्दर 6 मंथ से एक्सटेंड हो सकता है। असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाई होना चाहिए, गुड्स सेम है एंड इनकी आइडेंटिटी से सेटिस्फाई होना चाहिए, और एक बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है कि अगर आपने कोई भी प्रोविजन का वायलेशन किया तो ड्यूटी विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी आपको पे करना पड़ेगा। सर अगर स्पेसिफाइड गुड्स रिपेयर के लिए री इम्पोर्ट हो रहे हैं तो बिकॉज यहाँ तो स्पेसिफाइड गुड्स कवर्ड नहीं थे, तो उसके लिए एक अलग क्लॉज उन्होंने बनाया हुआ है। ये बोलते हैं उस केस में आप 7 ईयर्स तक उन्हें री इम्पोर्ट कर सकते हो। नेपाल भूटान में 10 ईयर ही है। कंडीशन क्या है भाई? री एक्सपोर्ट कर दोगे 1 ईयर विद इन 1 ईयर में, फर्दर एक्सटेंशन अलाउड नहीं है। तो ऊपर 6+6 था, यहाँ पे सीधा 1 ईयर इन्होंने दिया हुआ है। असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाई होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिटी ऑफ गुड्स, और इंपोर्टर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा बॉन्ड। फिर हमने सीरियल नंबर 2 में पढ़ा था, सर मैं रीप्रोसेस, रिफाइनिंग और रीमेकिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे वेस्ट और स्क्रैप जनरेट हो सकता है, तो उसका क्या होगा? तो विद रिस्पेक्ट टू दैट
वेस्ट और स्क्रैप प्रोविजन बोलता है या तो इन द प्रेजेंस ऑफ कस्टम ऑफिसर उसे डिस्ट्रॉय कर दो, या फिर उसके ऊपर जो एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटी बनती है वो आप पे कर दो। सर ये तो स्क्रैप और वेस्ट की बात है, बट अगर मेरा गुड्स ही इंपोर्टेड गुड्स पूरे डिस्ट्रॉय हो गए तो उस केस में क्या होगा? तो अगर असिस्टेंट कमिश्नर डिप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाइड है कि वो ड्यूरिंग द प्रोसेस डिस्ट्रॉय हुए हैं तो उसके ऊपर आपकी ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी, वेव कर दी जाएगी। उसके बाद हमने प्रोविजन पढ़ा था गुड्स डेरिलेक्ट रैक और एक्सेट्रा सेक्शन 21। इसके अंदर हमने क्या बोला था कि जो इंटेंशनल इंपोर्ट होता है उस पर तो ड्यूटी लगती है, कोई एक्सीडेंटल अगर इंपोर्ट हो जाता है तो उसके ऊपर भी ड्यूटी लगती है। सर एक्सीडेंटल इंपोर्ट हमने पढ़ा था फ्लोटसम। फ्लोटसम क्या होता है कि आपकी शिप डूब गई या बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, उसके बाद उसका कार्गो था या जो शिप थी वो बेसिकली फ्लोट करते रहते हैं सी के ऊपर, वो फ्लोटसम होते हैं। यहाँ पे एक आईसीआई का क्लैरिफिकेशन था, मतलब आईसीआई में थोड़ा सा गलत था या हमारी अंडरस्टैंडिंग से अलग था, वो मैंने आपको बताया था, समझाया था, जहाँ मेंशन भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जेटसम गुड्स हमने बोला था कि हम अपने शिप को इमरजेंसी में बचाने के लिए, वेट रिड्यूस करने के लिए खुद से इंटेंशनली फेंक देते हैं। तो फ्लोटसम इज एक्सीडेंटल, जेटसम इज इंटेंशनल, कि आप शिप के ऊपर से उन्हें फेंक देते हो। डेरेलिक्ट हमने पढ़ा था कोई भी शिप या कार्गो ओनर ने या फिर क्रू ने अबेंडन कर दी विद नो इंटेंशन ऑफ रिकवरिंग इट। रैक क्या होता है? शिप डैमेज होने बाद शिप के जो बचे कुछ पार्ट होते हैं वो सब आपके रैक में आते हैं। ड्यूटी लाइबिलिटी, इनके ऊपर भी आपकी ड्यूटी लगती है अनलेस एंड अनटिल प्रॉपर ऑफिसर को आप सेटिस्फाई कर दो कि इनके ऊपर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। सो दैट इज द रिवीजन ऑफ लास्ट lecture, lecture number 2. Now let's begin with today's topic, that is procedure, organization, mechanism and organization for assessment of duty. Now सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है सर असेसमेंट होता क्या है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, असेसमेंट मीन्स डिटरमाइनिंग द ड्यूटी पेबल। ड्यूटी पेबल क्या है वो डिटरमाइन करना है असेसमेंट, राइट। सर ये होता कैसे है? भाई देखो, अगर आपको ड्यूटी डिटरमाइन करनी है सबसे पहले आपको इंपोर्टेड गुड्स की क्वांटिटी पता होनी चाहिए, उसके बाद उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि वो किस एचएसएन में फॉल करते हैं। जब एक बार क्लासिफिकेशन पता होगा तो उससे आपको रेट ऑफ ड्यूटी पता चलेगा, आपको एग्जेम्पशंस का पता होना चाहिए, एंड फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कि आप उन्हें क्लियर अभी होम कंजम्पशन के लिए करा रहे हो या वेयर हाउसिंग के लिए करा रहे हो। सो असेसमेंट बेसिकली पूरी प्रोसेस क्या क्या इंक्लूड करता है? इट इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग क्वांटिटी, इट इंक्लूड डिटरमाइनिंग वैल्यू, जो कि हम सेक्शन 14 और वैल्यूएशन रूल्स एंड चैप्टर 4 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इट इंक्लूड्स क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड रेट ऑफ ड्यूटी, जो कि चैप्टर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर दी हुई है, चैप्टर 3 में वी विल कवर। एग्जेम्पशंस एंड रेमिशन हमारा इसके बाद टॉपिक होगा, हम उसे करेंगे। होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग हम चैप्टर 5 प्लस चैप्टर 6 के साथ करेंगे। तो ये सब चीजें असेसमेंट में इंक्लूड होती हैं। तो आपको असेसमेंट मतलब क्या? ड्यूटी पेबल निकालना। ड्यूटी पेबल निकालने के लिए आपको क्वांटिटी भी पता होनी चाहिए, आपको वैल्यू भी पता होना चाहिए, आपको क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए, आपको रेट भी पता होना चाहिए, आपको एग्जेम्पशन भी पता होना चाहिए, और होम कंजम्पशन और वेयरहाउसिंग। तो इन सबको एनालाइज करना, मतलब आइडेंटिफाई करना, आपका केस कहाँ फॉल करता है, आपके केस में क्या है, वो पूरी प्रोसेस को असेसमेंट बोलते हैं। तो दिस दैट्स इट। हमारे इसमें ज़्यादा डिटेल में असेसमेंट नहीं दिया हुआ, असेसमेंट के जो प्रोविजन है हमारे 17 सेक्शन 18 ये सब चीज़ें हमारे चैप्टर 5 के अंदर कवर्ड है, तो वहाँ हम डिटेल में देखेंगे। So this is with respect to assessment. So if you see concept notes, assessment means determining custom duty payable on imported or export goods. It includes determining quantity or value, classification of goods, applicable duty rate, after exemption and remissions, and deciding whether goods are for home consumption or warehousing. That is your assessment under customs law. Detail में we will understand it in chapter number 5, that is from lecture 4 onwards. Now कमिंग टू अ डिफरेंट टॉपिक जो टच अपॉन किया था हमने लास्ट लेक्चर में भी, ऑल्दो हम इसे चैप्टर 4 में भी दोबारा ढंग से पढ़ेंगे, बट स्टिल हम इसे यहाँ पे भी कवर करते हैं। सर दो चीज होती हैं, रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू। टैरिफ वैल्यू अभी के लिए छोड़ देते हैं, मैं चैप्टर 14 के अंदर आपको चैप्टर 4 के अंदर आपको डिटेल में समझाऊंगा टैरिफ वैल्यू होती क्या है। अभी हम रेट ऑफ ड्यूटी पे बात करते हैं, किस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लगनी चाहिए। तो टेक्निकली जिस दिन मेरा टैक्सेबल इवेंट हुआ है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंप्लीट हुआ है, उस दिन की ही रेट ऑफ ड्यूटी लगनी चाहिए। बिल्कुल सर लगनी चाहिए। तो सेक्शन 15 क्या करता है? सेक्शन 15 कुछ भी नहीं करता। जो टैक्सेबल इवेंट जिस दिन हो रहा है वो उस दिन को उसकी रेट ऑफ ड्यूटी बता देता है, उसे कोडिफाई कर देता है कि उन्होंने कहा कि हम कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं छोड़ते, हम सेक्शन में ही मेंशन कर देते हैं। अदरवाइज जिस दिन टैक्सेबल इवेंट होता है उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी आप ले सकते हो, उस दिन की टेक्निकली लेनी चाहिए थी, उन्होंने उसी चीज को सेक्शन 15 और सेक्शन 16 के अंदर लिख दिया है। तो सेक्शन 15 के टोटल 3 क्लॉज हैं।
पहले मैं आपको यहाँ से बेसिक समझाऊंगा, फिर हम उसका बेयर प्रोविजन देखेंगे, देन अपनी कॉन्सेप्ट बुक में देखेंगे, प्लस फिर उसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम वो क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी चैप्टर 4 के जो वैल्यूएशन वाले क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे रिलेवेंट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि सेपरेट क्वेश्चन आपके पास आए। इन ऑल प्रोबेबिलिटी बड़े क्वेश्चन का कंप्यूटेशन वाले क्वेश्चन का पार्ट बन के आएगा, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पे रिलेवेंट था। नाउ हमारे 3 केस क्या आते हैं इफ यू रिमेंबर। वन ऑफ द केस वॉज कि मैंने गुड्स डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लिए। तो हमने वहां पढ़ा था भाई टैक्सेबल इवेंट होता क्या है। टैक्सेबल इवेंट होता है जब आपके गुड्स कस्टम बैरियर पहुंच जाते हैं एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो जाती है। सिंपली पुट, 2 इवेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मेरा इम्पोर्ट मान लेते हैं उस केस में जहां मैं गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा रहा हूँ। पहला क्या होता है कि मेरे गुड्स कस्टम बैरियर पहुंच गए। सेकंड होता है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो गई। सर चैप्टर 5 में मैं आपको समझाऊंगा बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एडवांस में भी फाइल हो सकती है जब मेरे गुड्स पहुंचे उससे पहले। तो क्या सर अगर मैंने एडवांस में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर दी तो मेरा इंपोर्ट हो जाएगा? नहीं, 2 चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, आपका कस्टम बैरियर भी पहुंचना चाहिए और आपका बिल ऑफ एंट्री भी फाइल होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। तो लेटर ऑफ द फॉलोइंग, राइट। नाउ इसलिए सेक्शन 15(1)(a) क्या बोलता है, वो बोलता है कि इस केस में रिलेवेंट डेट फॉर ड्यूटी क्या होगी, जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है वो, ये जिस दिन वेसल को एंट्री इनवर्ट्स मिला है या एयरक्राफ्ट और व्हीकल अराइव हुए हैं। सर टेक्निकल एंट्री इनवर्ट्स क्या होता है, आप ये मान के चलो अभी कि वो आ गया है, कस्टम बैरियर पहुंच गया है। एक्चुअल में एंट्री इनवर्ट्स क्या होता है वो मैं आपको चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि एंट्री इनवर्ट्स क्या है, क्या सेक्शन है, क्या वो बोलता है, क्या उसका मतलब है। अभी के लिए भी समझो कि कस्टम्स बैरियर पहुंच गए। क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन होगा कि एंट्री इनवर्ट्स इस दिन हुआ है और प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री कितनी है। तो लॉजिकली देखो तो कस्टम बैरियर भी पहुंचना चाहिए, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल होनी चाहिए, तब मेरा इंपोर्ट कंप्लीट होता है। वही सेक्शन 15(1)(a) बोलता है कि बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई और एंट्री इनवर्ट्स मिल गया है या एयरक्राफ्ट को अराइवल हो गया, व्हीकल का अराइवल हो गया, इन दोनों में से जो भी लेटर होगा वो आपकी उस दिन की आपकी रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी। नाउ जो सेकंड केस हमारा आता है टैक्सेबल इवेंट के में, कि मैंने गुड्स पहले तो वेयर हाउस में ले गया था और अब मैं वेयर हाउस से क्लियर करा रहा हूँ। वहां हमने क्या पढ़ा था, किरण स्पिनिंग मिल क्या बोलती है कि जिस दिन गुड्स कस्टम वेयर हाउस से क्लियर हो रहे हैं वो आपका टैक्सेबल इवेंट उस दिन कंप्लीट होता है। तो सेक्शन 15(2)(b) भी यही बोलता है, जिस दिन आप फाइनली वेयर हाउस से गुड्स क्लियर कराओगे, फाइनल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे, उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लेनी है। द रिलेवेंट डेट शैल बी डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 68। वेयर हाउसिंग वाले चैप्टर में हम देखेंगे जब आप गुड्स क्लियर कराते हो डायरेक्टली तो सेक्शन 46 के अंदर बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जाती है, जब आप वेयर हाउस से क्लियर कराते हो तो उसमें सेक्शन 68 के अंदर जाती है। वो हम चैप्टर 5 में देखेंगे, बट इसका मतलब वही है कि बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो रही है। एनी अदर केस अगर आपका है तो उसमें जिस दिन पेमेंट हो रही है ड्यूटी की उस दिन आपकी रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी। सर एनी अदर केस क्या हो सकता है, भाई आपने गुड्स स्मगल किए, बाद में आपके रेड पड़ गई, रेड पे पता चला कि आपने गुड्स स्मगल कर रखे थे, तो ना ही ये होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हुए थे कभी, क्योंकि आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करी थी, ना ही कभी वेयर हाउसिंग हुई थी, ये तो एनी अदर केस हो गया। तो जिस दिन आप ड्यूटी पेमेंट करोगे उस दिन का रेट ऑफ ड्यूटी इस तरह के केसेस में लगता है। सेक्शन 15(1)(c) ये चीज बोलता है। नाउ इफ आई शो यू द बेयर प्रोविजन, बेयर प्रोविजन क्यों शो करते हैं, बिकॉज यार एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ती है आपकी, अदरवाइज तो डायरेक्टली मैं आपको बोल दूंगा, आपको उसका सोर्स ही नहीं पता तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरा हमेशा व्यू ये होता है, जब मैं खुद भी पढ़ता था एग्जाम्स के लिए भी, जब मैं पढ़ता था चाहे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, मैं एक बार बेयर प्रोविजन जरूर देखता था। कुछ आई एम नॉट सेइंग सारे देखता था, रेलेवेंट जो मेरे को लगता था मैं देखता था, और मैं भी आपको रेलेवेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि आप टैक्स पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो तो आपको बिना बेयर प्रोविजन के पढ़ना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट वंस आपको देखना चाहिए। तो हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ये क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यूएशन, टैरिफ वैल्यूएशन को भी इग्नोर कर दो आप, इफ एनी एप्लीकेबल टू एनी इंपोर्टेड गुड शैल बी द रेट और वैल्यू इन फोर्स, किस दिन का आपको लेना है, इन केस ऑफ गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46। यानी आप डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा रहे हो सेक्शन 46 के अंदर, तो वहां पे आपको कौन सा लेना है, द डेट ऑन विच अ बिल ऑफ एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इज प्रेजेंटेड अंडर दैट सेक्शन। यानी जिस दिन 46 के अंदर बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करी है, तो आप आए हो, आप गुड्स डायरेक्टली क्लियर करा रहे हो सेक्शन 46 के अंदर फॉर होम कंजम्पशन, तो जिस दिन आप वो होम कंजम्पशन के लिए बिल ऑफ एंट्री ले रहे हो वो आपकी रेट ऑफ ड्यूटी होगी। बट सर आपने तो बोला था कि लेटर ऑफ एंट्री इनवर्ट्स और बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, वो कहाँ लिखा है। अब हम आते हैं प्रोवाइजो में। प्रोवाइजो क्या बोलता है, provided that if a bill of entry has been presented before the date of entry inwards or arrival of aircraft or vessel, that is आपने एडवांस में बिल ऑफ एंट्री अगर फाइल कर दी है
by which the goods are imported. The bill of entry shall be deemed to have been presented on the date of such entry inwards or arrival as the case may be. सर ये तो वो बोली ना जो आपने बोला था भाई, यही तो ब्यूटी होती है बेयर प्रोविजन की। क्लॉज ए ने क्या बोला, जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे वो आपकी उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी हम लेंगे। प्रोवाइजो ने क्या बोला, प्रोवाइजो ने बोला अगर आपने बिल ऑफ एंट्री एडवांस में फाइल कर ली तो जिस दिन आपको एंट्री इनवर्ट्स मिलेगा या जिस दिन आपका अराइवल होगा हम उस दिन को डीम करेंगे कि उस दिन आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है। तो टेक्निकली इसका अफेक्ट क्या हुआ कि जब मैं फाइल करूंगा उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको ये भी देखना है वेसल को एंट्री इनवर्ट्स कब मिला है या एयरक्राफ्ट या व्हीकल कब अराइव हुआ है। बिकॉज अगर ऐसा केस है कि मैंने एडवांस में फाइल करी थी तो एडवांस वाली डेट को कंसिडर नहीं करते, वो बोलते हैं जिस दिन वेसल को एंट्री इनवर्ट्स मिला है या एयरक्राफ्ट का अराइवल हुआ है उस डेट को हम मानेंगे कि उस डेट को बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है। तो अफेक्ट में सिंप्लीफाइड में जो हमने बुक के अंदर भी करके दिया, लेटर ऑफ द टू इवेंट्स होता है, फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 46 और जिस दिन आपको एंट्री इनवर्ट मिला या आपका एयरक्राफ्ट या व्हीकल अराइव हुआ है, इन दोनों में से जो लेटर होता है वो आप उस दिन की रेट ऑफ ड्यूटी लेते हैं। नाउ सेकंड केस, इन केस ऑफ गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम अ वेयर हाउस अंडर सेक्शन 68, यानी पहले आपने वेयर हाउस कराया था 68 के अंदर होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा रहे हो, उस केस में प्रोविजन क्या बोलता है, द डेट ऑन विच अ बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स इज प्रेजेंटेड अंडर दैट सेक्शन, उस सेक्शन के अंदर सेक्शन 68 के अंदर जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन करोगे, टेक्निकली जिस दिन आप वेयर हाउस से गुड्स रिमूव करोगे वो आपकी डेट ऑफ एंट्री और रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन ली जाएगी। इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। उसके बाद सेक्शन 15(2) क्या बोलता है, ये प्रोविजन नहीं लगते बैगेज और पोस्टल इंपोर्ट्स पे। क्यों नहीं लगते, क्योंकि उनके सेपरेट प्रोविजन है। तो जो हम ये वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे बैगेज इंपोर्ट्स पोस्टल इंपोर्ट्स, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या लेते हैं। ना अगर मैं कॉन्सेप्ट नोट से आपको गो थ्रू कराऊँ तो हमने सेक्शन 15 को सिंपली रखा है, ये सिर्फ इंपोर्ट वाले केस के लिए डील करता है। एक्सपोर्ट के लिए सेक्शन 16 है जो हम पढ़ेंगे अभी। ये बोलता है गुड्स डायरेक्टली क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन अगर आपने किए हैं तो रिलेवेंट डेट क्या होगी, लेटर ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ बिल ऑफ एंट्री अंडर सेक्शन 46 और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ट्स या अराइवल ऑफ वेसल एक्सेट्रा। अगर गुड्स क्लियर्ड फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन अंडर सेक्शन 68 है तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो होम कंजम्पशन की वो आपकी होगी। एनी अदर गुड्स के केस में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बैगेज एंड पोस्टल इंपोर्ट्स। सिंप्लीफाई करके मैंने आपको बुक में दिया है और आपको मैंने बेयर प्रोविजन से भी पढ़ाया है। उसके बाद सेक्शन 16 क्या बोलता है, सेक्शन 16 एक्सपोर्ट पे लगता है। एक्सपोर्ट कब माना जाता है, जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाता है, बट वो ट्रैक करना मुश्किल होता है कि भाई किस दिन क्रॉस हुआ। इट्स नॉट मुश्किल होता है बट द पॉइंट इज, देखो आपका टेरिटोरियल वाटर बाद में क्रॉस होगा बट ड्यूटी पेमेंट पहले होगी, क्योंकि कस्टम्स कहाँ पे होगा, कस्टम्स अथॉरिटी तो पहले होगी ना, पोर्ट के टाइम पे पोर्ट पे होगी। ऐसा तो है नहीं टेरिटोरियल वाटर पे बैठे होंगे वो आपसे ड्यूटी लेने के लिए। तो जो पूरा प्रोसेस हो रहा है कलेक्शन का वो तो पोर्ट से जाते टाइम ही हो जाएगा। तो देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल कि आप ये बोलो कि जिस दिन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो रहा है उस दिन का रेट लेंगे हम, नहीं। प्लस 12 नॉटिकल माइल होता है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी सेम डे क्रॉस हो जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि हम यहाँ पे रिलेवेंट डेट कर लेंगे जिस दिन 51 को आपको क्लियरेंस ऑर्डर मिल रहा है। सेक्शन 51 के अंदर एक्सपोर्ट क्लियरेंस ऑर्डर आपको मिलता है, वो क्या होता है चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर देखेंगे। बट और 16 का भी यहाँ पे कोई रिलेवेंस भी नहीं, और एक्सपोर्ट रिलेटेड चीजें बहुत कम है हमारे सिलेबस में इन जनरली, बिकॉज एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी सिर्फ 50 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी स्पेसिफाइड है, उसमें से भी आधे से ज्यादा को तो एग्जाम्प्ट किया हुआ है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जनरली बहुत कम गुड्स पर लगती है तो उसका उतना रिलेवेंस भी नहीं आता, इसलिए हमारे स्टडी मैट में भी डिटेल में डिस्कस नहीं है। बट ये क्लियरेंस ऑर्डर 51 का क्या होता है मैं आपको चैप्टर 5 में बताऊंगा। बट जिस दिन का ये क्लियरेंस होगा उस दिन रिलेवेंट ड्यूटी होगी। एनी अदर केस के अंदर आपका डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, दिस इज ऑल्सो रिटन इन बेयर प्रोविजन सेक्शन 16(1), द रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल टू एनी एक्सपोर्ट गुड शेल बी द रेट इन गुड्स एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50, यानी 50 के अंदर शिपिंग बिल फाइल किया है तो ऑन द डेट ऑन विच द प्रॉपर ऑफिसर मेक्स एन ऑर्डर परमिटिंग क्लियरेंस एंड लोडिंग ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्टेशन अंडर सेक्शन 51 इन केस ऑफ एनी अदर गुड्स डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। सिमिलरली ये भी बैगेज और पोस्टल इंपोर्ट्स में नहीं लगता। कॉन्सेप्ट नोट के अंदर अगर आप पढ़ोगे, गुड्स क्लियर फॉर एक्सपोर्ट अंडर सेक्शन 50, that is shipping bill filed, date of clearance under section 51, any other good, date of payment of duty. This provision is not applicable on baggage and postal export. So this is your procedure, mechanism, organization for assessment of duty. सर आपने बोला था इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो क्वेश्चन नंबर इज 15 क्या बोलता है हम देख लेते हैं सिंपली। सेक्शन 15 बोलता है, क्वेश्चन 15 बोलता है, एन इम्पोर्टर इम्पोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स चार्जेबल टू ड्यूटी 40% एड वॉल्यूम, तो रेट ऑफ ड्यूटी 40%। एड वॉल्यूम मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू जो होगी उसके ऊपर रेट लगेगा। ये भी हम समझेंगे चैप्टर 4 में डिटेल में कि एड वॉल्यूम क्या होता है, बट बहुत बेसिक चीज आपको पता ही होगी कि ट्रांजेक्शन वैल्यू के ऊपर लगता है, बट स्टिल वी विल सी। द वेसल अराइव्ड
ऑन 31st में, तो वेसल कब आ गया आपका 31st मई को। बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग द गुड्स फॉर प्रेजेंटेड इन 2 जून। तो आपने डायरेक्टली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर नहीं करा, आपने वेयर हाउसिंग के लिए बिल ऑफ एंट्री फाइल करी 2 जून को। द गुड्स वर ड्यूली वेयर हाउस। इन द मीन टाइम एन एग्जामिशन नोटिफिकेशन वॉज इशूड ऑन 15 अक्टूबर रिड्यूसिंग द इफेक्टिव रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी टू 25%। तो इनिशियली 40% रेट था, लेकिन सब्सिक्वेंटली 25% रेट हो गया। Thereafter the importer filed bill of entry for home consumption on 20th अक्टूबर। जब 25% रेट हो गया उसके बाद उसने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल की 20th अक्टूबर को, और उसने 25% ड्यूटी क्लेम करी। कस्टम डिपार्टमेंट ने बोला नहीं भाई हम तो 40% लगाएंगे, हम तो लालची लोग हैं। अब हमसे हमारा व्यू माना गया, सर बिल्कुल गलत है। कस्टम सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी बहुत क्लियर बोलता है, वेयर हाउस से अगर आप गुड्स क्लियर करा रहे हो तो जिस दिन आप बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे उस दिन का आपका रेट ऑफ ड्यूटी लिया जाएगा। बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन 20 अक्टूबर को फाइल हुई है, तो रेट ऑफ ड्यूटी 25% लेना चाहिए। According to section 15(1)(b) of the Customs Act, the relevant date for determining rate of duty and tariff value in case of goods cleared from a warehouse is the date on which a bill of entry for home consumption in respect of such goods is presented। इस तरह का अच्छा मैं बताता हूँ अभी। Therefore, the relevant date for determining the duty in the given case will be 20th October on the date on which the bill of entry for home consumption is presented, thus the relevant rate 25%। हमने जो केस लो पढ़ा था, केस लो के भी सिमिलर फैक्ट थे बट उल्टे थे कि जब गुड्स इंपोर्ट हुए तो उस टाइम पे एग्जाम्पशन था, बाद में उनके ऊपर टैक्स आ गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जिस दिन आप क्लियर करा रहे हो उस दिन टैक्स लगता है, देयरफॉर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी केस लो का हम लेके बोलेंगे कि भाई उस केस लो ने भी बोला था कि रेलेवेंट डेट जिस दिन आप क्लियर करा रहे हो उस दिन की होनी चाहिए, देयरफॉर यहाँ पे आपकी 20th अक्टूबर को 25% रेट है वो आपको देना पड़ेगा। नाउ एक ही क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। अब हम आते हैं एक अच्छे टॉपिक पे जिसमें से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। देखते हैं तो री इम्पोर्ट से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, या इस वाले टॉपिक से जो हम करेंगे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, रेमिशन, अबेटमेंट एंड एग्जाम्पशंस। अच्छा टॉपिक है, हम इसे ढंग से करेंगे। एक मास्टर चार्ट मैंने बनाया है, मैं उसे शेयर नहीं करूंगा, आप लोग लिखो बिकॉज आई वॉन्ट यू टू मेक दैट चार्ट, तभी आप लोगों के दिमागों में बैठेगा। अगर आप सिर्फ पढ़ोगे तो शायद भूल जाओ। मैंने एक एग्जांपल लिया है। अब अगर मैं आपको बताऊं तो एडिडास एक कंपनी है, उसने 5000 पेयर ऑफ शूज मंगाए, वेसल आ गया, गुड्स मुंबई पोर्ट पे अनलोड भी हो गए। अब ना काफी सारी सिचुएशन हो सकती है। देखो इंपोर्ट पे ड्यूटी क्यों लगती है, फॉरेन गुड्स हम इंडिया में अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या केस हो सकता है, पहला केस हो सकता है भाई 50 पेयर्स ऑफ शूज आपके पोर्ट के ऊपर ही चोरी हो गए, पिल्फरेड हो गए। पिल्फरेड मतलब पेटिट थेफ्ट, छोटी मोटी चोरी चोरी हो गई। मेरे को तो इम्पोर्टर को कभी कुछ मिले ही नहीं वो इंडिया में अंदर लेके जाने के लिए, क्लियर कराने के लिए, क्या उसके ऊपर ड्यूटी पे होनी चाहिए, इशू आ सकता था। केस 2 क्या हो सकता है, आपने पोर्ट पे गुड्स आए और आपने वेयर हाउस में रखवा दिए, वेयर हाउस के लिए क्लियर करा लिए, और वेयर हाउस के अंदर जब पूरी हैंडलिंग वैंडलिंग हो रही थी 100 पेयर्स ऑफ शूज गायब हो गए, मतलब अदर देन पिल्फरेज किसी भी रीजन की वजह से हो गए, मिसप्लेस हो गए, आपको नहीं मिल रहे। तो इस केस में भी आपको गुड्स नहीं मिलेंगे, तो क्या आपके ऊपर ड्यूटी लगनी चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन आया। एक केस क्या हो सकता है कि आपने शूज वेयर हाउस में रखे और एक आग लगी और 100 पेयर्स ऑफ शूज डिस्ट्रॉय हो गए। सर यहाँ तो मैं क्लियर करा ही नहीं पाऊंगा उन गुड्स को, क्या ड्यूटी लगनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन आया। आपके गुड्स पोर्ट पे थे और बेसिकली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ सम रिसेशन और ये उनकी जो वैल्यू थी मार्केट के अंदर, उनकी मार्केट वैल्यू कॉस्ट से भी नीचे गिर गई, एंड नाउ इट्स नॉट फिजिबल फॉर यू कि आप उन्हें क्लियर करा के सेल करो, क्योंकि और लॉस हो जाएगा। तो अगर आपने पढ़ा होगा ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ मीटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड दी बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट। सो इट्स लाइक, अब आपको पता है कि मेरे गुड्स तो मार्केट वैल्यू से कम आ गए, मैं बेच तो सकता नहीं, क्लियर करा के कोई फायदा नहीं, मेरे को एक्स्ट्रा ड्यूटी और पे करनी पड़ जाएगी। तो आपने क्या बोला कि भाई मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं तो अपनी ओनरशिप गिव अप कर रहा हूँ, रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल कर रहा हूँ, तो क्या उस केस में मेरे ऊपर ड्यूटी आनी चाहिए, देखेंगे हम। सेम सिचुएशन हो सकती है, जो आपके गुड्स वेयर हाउस में पड़े हुए थे, तो यहाँ तो पोर्ट में पड़े हुए थे, सेम वेयर हाउस में पड़े थे। तो इन सब सिचुएशन को कैटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए, सेक्शन 13, सेक्शन 23, सेक्शन 22, सेक्शन 70। इन प्रोविजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट हम मेन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ढंग से सेक्शन 13, 23, 22, बिकॉज वो इंटरलिंकिंग करके पढ़ेंगे। सेक्शन 70 इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर 6, दैट इज वेयर हाउसिंग वाले प्रोविजंस, वहाँ पे मुझे डिटेल में पढ़ेंगे, बट हाँ मेंशन हमने यहाँ पे भी उसे किया है। चार्ट में नहीं मिलेगा, चार्ट में हमारे 3 सेक्शन है, बिकॉज यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इन 3 सेक्शंस के बीच में। तो भाई केस क्या होता है, सबसे पहले मेरे गुड्स आते हैं, ठीक है, ये मेरा ट्रांजिट में होते हैं, कस्टम स्टेशन पे, पोर्ट वगैरह पे यहाँ पे अनलोड होते हैं।
उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उन्हें होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लो या फिर उन्हें आप वेयर हाउस में रख लो। अभी अगर आप वेयर हाउस में रखते हो तो वेयर हाउस में रखने के बाद भी दो ऑप्शन होते हैं बाद में, या तो आप उन्हें एक्सपोर्ट कर दो या फिर उन्हें होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लो। एक्सपोर्ट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे होम कंजम्पशन रखा है। तो हम काफ़ी सारे सिनेरियो देखते हैं। सबसे पहले अगर मेरा पिल्फरेज हुआ है तो पिल्फरेज का बेनिफिट मेरे को कब मिलेगा? पिल्फरेज मतलब पेटी थेफ्ट इन ट्रांजिट बिफोर अनलोडिंग, यानी अनलोडिंग से पहले अगर पिल्फरेज हुआ है तो सेक्शन 13 के अंदर पिल्फरेज है तो सेक्शन 13 का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज सेक्शन 13 बोलता है पिल्फरेज का बेनिफिट तभी मिलेगा अगर अनलोडिंग के बाद हुआ है। तो अगर बिफोर अनलोडिंग अगर पिल्फरेज हुआ है ड्यूरिंग ट्रांजिट तो सेक्शन 13 का बेनिफिट तो आपको नहीं मिलेगा। बट सर एक बात बताओ, अगर मेरे अनलोड होने से पहले ही गुड्स पिल्फरेज हो गए तो इंडिया में कभी इंपोर्ट ही पूरा नहीं हुआ। इंपोर्ट हमने क्या पढ़ा था कि भाई आपके गुड्स कस्टम बैरियर पहुंच जाए, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल हो जाए। अगर मेरे गुड्स कभी पोर्ट पहुंच ही नहीं पाए, कस्टम बैरियर पहुंच ही नहीं पाए, तो वो तो इंपोर्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। एक व्यू ये भी लिया जाता है कि अगर पिल्फरेज बिफोर अनलोडिंग हुआ है तो इन दैट केस सिंस इंडिया कभी इंपोर्ट हुआ ही नहीं तो ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। एक दूसरा व्यू ये भी होता है कि सेक्शन 16 से स्पेसिफिकली बोलता है, सेक्शन 13 स्पेसिफिकली बोलता है कि पिल्फरेज ओनली आफ्टर अनलोडिंग वाला आपको मिलेगा, तो इस केस में भी ड्यूटी लगनी चाहिए भले ही आपको गुड्स पिल्फर हो गए बिफोर अनलोडिंग। मेरा व्यू क्या है कि भाई बिफोर अनलोडिंग भी अगर पिल्फरेज होता है तो सिंस इंपोर्ट कंप्लीट नहीं हुआ ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हम दोनों मेंशन करके आएंगे, मे भी मेंशन करके आएंगे कि सेक्शन 13 के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको सिंस इंपोर्ट ही पूरा नहीं हुआ है तो सेक्शन 12 के अंदर लेवी ही नहीं आया। लेवी कब आता है? जब इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट कब होता है? हमने पढ़ा है केस लॉस के अंदर कि जब कस्टम बैरियर पहुंच जाता है, बिल ऑफ एंट्री फॉर्म कंजम्पशन फाइल हो जाती है। अगर वो इवेंट ही नहीं हुआ तो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा क्यों? तो हम दोनों व्यू देखेंगे कि सेक्शन 13 की अगर एक रीडिंग करोगे तो स्ट्रिक्ट रीडिंग ऐसा होना चाहिए और नहीं तो ऐसा भी होना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन हमारे पास है, हम उसे भी देखेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं वापस आऊं तो सेक्शन 13 के अंदर अगर पिल्फरेज बिफोर अनलोडिंग हुआ है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, सेक्शन 13 का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अदर बेनिफिट मिले ना मिले लेट्स लीव इट, एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के टाइम पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो इन बिफोर अनलोडिंग तो नहीं मिलेगा। तो सर कब मिलेगा? अनलोडेड गुड्स, दैट इज आफ्टर अनलोडिंग आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो प्रोविजन क्या बोलता है? अब अनलोडिंग होने के बाद सर कब तक मिल जाएगा बेनिफिट? तो ये बोलते हैं एट एनी टाइम बिफोर द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और ऑर्डर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस। जब आपके गुड्स अनलोड हो जाएंगे दो ऑप्शन होंगे, या तो होम कंजम्पशन में ले जाओ या आप वेयर हाउस करा लो, बट दोनों के अंदर प्रॉपर ऑफिसर एक ऑर्डर पास करेगा, या तो ऑर्डर बोलेगा कि होम कंजम्पशन के लिए ले जाओ या वेयर हाउस के लिए ले जाओ। तो उस ऑर्डर से पहले पहले, सो बेसिकली आफ्टर अनलोडिंग बिफोर दैट ऑर्डर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर देखोगे बिफोर अनलोडिंग तो नहीं मिलेगा, अनलोडेड गुड दैट इज आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस। अगर ऐसा होता है, पिल्फरेज होता है, तो आपकी कोई भी ड्यूटी पेबल नहीं होगी। बट अगर गुड्स री इम्पोर्टर को रेस्टोर हो गए, इन दैट केस आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। रेस्टोर हो गए मतलब मान लो पिल्फरेज हो गया था, बाद में पुलिस ने ढूंढ लिया कि गुड्स किसने चुराए थे, वो इम्पोर्टर को गुड्स वापस कर दिए गए। तो इन दैट केस इट्स गुड्स हैव बीन रिस्टोर्ड टू द इम्पोर्टर, देयरफॉर पिल्फरेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ड्यूटी पे करनी पड़ जाएगी। अगर रेस्टोर नहीं हुए, जनरली नहीं होते हैं, तो इन दैट केस आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। सर मान लो मैंने कस्टम स्टेशन से गुड्स क्लियर करा के वेयर हाउस में ले गया, वहां पे पिल्फरेज हो गया, क्या उसका बेनिफिट सेक्शन 13 में मिलेगा? नहीं मिलेगा। वेयर हाउस गुड्स के अंदर सेक्शन 13 का बेनिफिट नहीं मिलता। सेक्शन 13 का बेनिफिट सिर्फ ये जो ऑर्डर फॉर वेयर हाउसिंग या ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन है, इससे पहले पहले मिलता है, मतलब दोनों से पहले। अगर आपका ऑर्डर आ गया कि आप होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लो तो नहीं मिलेगा। अगर ऑर्डर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस पहले आ गया तो होम कंजम्पशन का ऑर्डर बाद में आएगा, तो इन दैट केस भी आपको नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर वेयर हाउस गुड्स के केस में आपको पिल्फरेज का बेनिफिट सेक्शन 13 के अंदर नहीं मिलता। नाउ फिर हम आते हैं सेक्शन 23 सबसेक्शन 1, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटी। तो पिल्फरेज में क्या होता है कि ड्यूटी लाइबल टू पे ही नहीं रहोगे। रेमिशन के अंदर मतलब लाइबल तो हो बट गवर्नमेंट वेव कर देगी आपकी ड्यूटी को। वो किस केस में करती है? तो पहला केस सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 का हम पढ़ते हैं कि आपके गुड्स का लॉस हो गया अदर देन पिल्फरेज। तो छोटी मोटी चोरी के अलावा और भी किस तरीके से गुड्स अगर लॉस्ट हो गए या आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स है, डिस्ट्रक्शन मतलब बियॉन्ड रिकवरी, खत्म ही हो गए गुड्स, तो इन दैट केस आपको सेक्शन 23(1) के अंदर रेमिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। सर रेमिशन का बेनिफिट कब मिलेगा? तो भाई चाहे आपका लॉस या डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे बिफोर अनलोडिंग हुआ हो, चाहे आफ्टर अनलोडिंग हुआ हो, चाहे वेयर हाउस में हुआ हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आपको सेक्शन 23(1) का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ये बोलते हैं एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, दैट इज बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। ठीक है, यहाँ वो बोलता है ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, यहाँ वो बोलता है एक्चुअल क्लियरेंस। ठीक है, तो जब तक आप एक्चुअली क्लियर नहीं कराते, उससे पहले पहले अगर कुछ भी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो आपको रेमिशन का बेनिफिट मिल जाएगा, बट असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाई होना चाहिए।
सो बेसिकली बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन से पहले अगर कभी भी लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इन दैट के सेक्शन 23(1) का रेमिशन मिल जाएगा। फिर हमने एक केस डिस्कस किया था कि भाई मैं अपनी ओनरशिप ही छोड़ दूंगा, मैं अपनी ओनरशिप ही रिलिंक्विश कर दूंगा। वो केस आपका मेनली कवर होता है सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, अबेंडनिंग ऑफ गुड्स, रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल। मैं टाइटल छोड़ दूंगा, मेरे को ड्यूटी भी पे नहीं करनी पड़ेगी, गुड्स भी मेरे नहीं रहेंगे, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप चली जाएगी। सर क्या ये बिफोर अनलोडिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये आफ्टर अनलोडिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बट बिफोर क्या होना चाहिए? तो क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, तो ये ड्यूरिंग और बिफोर अनलोडिंग भी हो सकता है और आफ्टर अनलोडिंग भी हो सकता है, बट इट शुड बी बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन या ऑर्डर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, जैसे हमने सेक्शन 13 में देखा था। तो या तो होम कंजम्पशन वाला ऑर्डर या वेयर हाउस वाला ऑर्डर इनसे पहले होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कोई ड्यूटी पेबल नहीं होगी। बट मान लो कोई गुड्स ऐसे हैं जिनको आपने स्मगल कर लिया, या कोई गुड्स ऐसे हैं जिनके रिस्पेक्ट में कस्टम्स एक्ट का वायलेशन हुआ या कोई और एक्ट का वायलेशन हुआ है, वो इंपोर्ट अलाउ नहीं था बट आपने फिर भी इंपोर्ट कर लिया, विद रिस्पेक्ट टू दोज गुड्स बिकॉज आपकी पेनल्टी आएगी, आपने इलीगल एक्ट किया है, वहां पे आप रिलिंक्विशमेंट नहीं कर सकते। सर अगर मेरे गुड्स वेयर हाउस गुड्स हैं, मतलब मैं वेयर हाउस में डिपॉजिट करा चुका हूँ, उसके बाद मैं चाहूँ तो रिलिंक्विश कर सकता हूँ अपना टाइटल, तो भाई सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर तो नहीं कर सकते। बट एक सेक्शन 68 है, वेयर हाउसिंग का सेक्शन है, चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे, उसका प्रोवाइजो है, वो बोलता है कि इवन इन दैट केसेस, अगर आपके वेयर हाउस गुड्स हैं तो उस केसेस में भी अगर आपका लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो देन इन दैट केसेस आल्सो यू कैन क्लेम द रेमिशन। इसकी बिफोर क्या कंडीशन है? बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। तो अगर टेक्निकली बताऊं तो बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस तक रेमिशन, बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस रेमिशन का ऑप्शन आपके पास होता है। रेमिशन कौन से वाला रेमिशन? लॉस्ट एंड डिस्ट्रक्शन वाला भी होता है, ये हमने देखा था, वेयर हाउस गुड्स में भी अवेलेबल होता है, अनलोडेड में भी, इन ट्रांजिट में भी। जो अबेंडनिंग ऑफ गुड्स एंड टाइटल का रिलिंक्विशमेंट वाला ऑप्शन होता है, वो भी आपके पास वेयर हाउस के रिस्पेक्ट में भी होता है, अनलोडेड के रिस्पेक्ट में भी होता है, और इन ट्रांजिट वाले गुड्स के रिस्पेक्ट में भी होता है। बट अबेंडनिंग वाला, रिलिंक्विश वाला बेनिफिट सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के अंदर नहीं होता, प्रोवाइडेड टू सेक्शन 68 के अंदर होता है। दिस इज बेसिकली चार्ट। तो वेयर हाउस गुड्स के रिस्पेक्ट में भी आपका बेनिफिट होता है एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। सिमिलरली अगर मैं देखूं तो एक मेरा अबेटमेंट का प्रोविजन आता है, तो रेमिशन में क्या ड्यूटी वेव कर देंगे, पिलफ्रेज में क्या है आप लाइबल ही नहीं हो ड्यूटी पे करने के लिए, अबेटमेंट में क्या है आपकी ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली कम कर देंगे हम। तो अबेटमेंट का अगर मैं देखूं तो अबेटमेंट के दो केस होते हैं, डेट्रोएशन, डैमेज। डेट्रोएशन मतलब क्वालिटी में रिडक्शन, डैमेज में फिजिकली कुछ प्रॉब्लम आई है गुड्स के अंदर, अनफिट हो गए गुड्स उसके वजह से। अगर मैं डेट्रोएशन देखूं तो डेट्रोएशन का बेनिफिट कब मिल सकता है? डेट्रोएशन का बेनिफिट ओनली बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग मिल सकता है। अगर अनलोडिंग होने के बाद डिटोरेशन क्वालिटी में कुछ फर्क आया तो उसका बेनिफिट आपको अबेटमेंट का बेनिफिट नहीं मिल सकता। ये भी यहाँ पे भी असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाई होनी चाहिए, ड्यूटी आपको अबेटेड ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। वो क्या होती है वो हम देखेंगे। अगर अनलोड होने के बाद डिटोरेशन हुआ है तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वेयर हाउस गुड्स का डिटोरेशन हुआ है तो इस सेक्शन के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर अगर डैमेज हुआ है, फिजिकल डैमेज हुआ है, तो भाई डैमेज चाहे आपका बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग हो, तो बेसिकली बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग वाला जो डैमेज है उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। ड्यूटी अबेट करनी पड़ेगी, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर सर मेरा गुड्स अनलोड हो चुका है तो भाई अनलोडिंग के बाद भी आपको डैमेज वाले का बेनिफिट अबेटमेंट प्रोविजन के अंदर मिलता है, प्रोवाइडेड सेक्शन 17 के अंदर एग्जामिनेशन नहीं हुआ। सेक्शन 17 क्या होता है, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कि प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर पास करता है, प्रॉपर ऑफिसर गुड्स एग्जामिन कर सकता है अगर उसे लगता है। तो अगर उस एग्जामिनेशन से पहले पहले बट आफ्टर अनलोडिंग अगर आपका डैमेज हुआ है तो वहाँ पे भी आप अबेटमेंट का फ़ायदा ले सकते हो। बट अगर जो ये डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ आपकी नेग्लिजेंस या विलफुल एक्ट की वजह से हुआ है तो उस केस में बेनिफिट नहीं ले पाओगे। यहाँ पे एक इशू आता है, वो जो हम कॉन्सेप्ट बुक में से देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा क्या इशू आता है। वेयर हाउस गुड्स के केस में भी आप डैमेज वाला अबेटमेंट का बेनिफिट ले सकते हो, बिकॉज यहाँ पे बोलते हैं बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। तो डैमेज के रेस्पेक्ट में अबेटमेंट का बेनिफिट बिफोर ड्यूरिंग अनलोडिंग भी अवेलेबल होता है, आफ्टर अनलोडिंग भी अवेलेबल होता है, बट बिफोर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17 विद रेस्पेक्ट टू वेयर हाउस गुड्स भी अवेलेबल होता है। दिस इज द मास्टर चार्ट। इससे इंटरलिंकिंग है कि किस में होता है। आपको अभी शायद थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा हो, बट जब हम प्रोविजन को कॉन्सेप्ट बुक से ही पढ़ लेंगे, बेयर एक्ट से ही पढ़ लेंगे और आप क्वेश्चंस वगैरह करोगे तो सेट हो जाएगा। फिर भी स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप। नाउ अगर मैं आपको बेयर प्रोविजन दिखाऊं इसका, तो सेक्शन 13 सेज इफ एनी इंपोर्टेड गुड्स आर पिल्फरेड, कब? आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑफ, अनलोडिंग होने के बाद, एंड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, जिसे आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर भी बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बुक में मैंने लिख रखा है, ओसीओ बेसिकली शॉर्ट में हम उसे बोलते हैं, एंड ऑर्डर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, जिसे हम वेयर हाउसिंग ऑर्डर भी बोलते हैं।
तो उस केस में क्या होगा, द इम्पोर्टर शैल नॉट बी लायबल टू पे ड्यूटी लेविएबल ऑन सच गुड्स एक्सेप्ट वेयर सच गुड्स आर restored टू द इम्पोर्टर आफ्टर पिल्फरेज। सेक्शन 23 रेमिशन, इसका सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13। इसका मतलब क्या है कि पिल्फरेज वाले प्रोविजन को नेगेटिवली अफेक्ट करे बिना, यानी पिल्फरेज के केस में सेक्शन 13 स्टिल लगेगा। Where it is shown to the satisfaction of Assistant Commissioner and Deputy Commissioner of Customs that any imported goods have been lost otherwise than as a result of pilferage, pilferage के अलावा किस तरीके से lost हुए हैं, destroy हुए हैं, कब, at any time before clearance for home consumption। तो देखो order for clearance एक अलग चीज होती है, पहले order for clearance आता है, देन बाद में actual clearance होती है। तो कहीं पे order लिखा हुआ है, कहीं पे before clearance लिखा हुआ है। नोटबुक में मैंने क्लियरली लिख के दिया है कहाँ पे ऑर्डर है, कहाँ पे फिजिकल एक्चुअल फिजिकल क्लियरेंस है। तो यहाँ पे क्या, असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर आपकी ड्यूटी को रेमिट कर सकता है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 अबेटमेंट की जो बात करता है, द ओनर ऑफ एनी इंपोर्टेड गुड्स मे एट एनी टाइम बिफोर, क्या, जब आपका होम कंजम्पशन का ऑर्डर आया वो, या आपका वेयर हाउस का ऑर्डर आया वो, इन दोनों से पहले अपने रिलिंक्विश कर सकता है अपने टाइटल को गुड्स के अंदर। अगर वो ऐसा करता है तो उसे ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। ये प्रोवाइजो बोलता है कि ओनर ऑफ सच इंपोर्टेड गुड्स शैल नॉट बी अलाउड टू रिलिंक्विश हिज टाइटल टू सच गुड्स रिगार्डिंग व्हिच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड। तो किसी गुड्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑफेंस अपीयर होता है कि कमिटेड है, तो आपको वहाँ पे रिलिंक्विशमेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब वो ऑफेंस इस एक्ट के अंदर नहीं, कस्टम्स एक्ट 1962 के अंदर भी हो सकता है और किसी और लॉ के भी अंदर भी हो सकता है। जैसे एफटीपी फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन एक्ट जो होता है उसके अंदर कोई प्रोहिबिटेड गुड्स वगैरह हैं, अब वो इंपोर्ट कर रहे हो तो वो वाले गुड्स के रिस्पेक्ट में भी आप अपने टाइटल को रिलिंक्विश नहीं कर पाओगे। नाउ सर वेयर हाउस वाला कहाँ से आता है कि वेयर हाउस के केस में आप अबेंडन कर सकते हो। तो सेकंड प्रोवाइजर जो सेक्शन 68 है वो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द ओनर ऑफ एनी वेयर हाउस गुड्स मे एट एनी टाइम बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो होम कंजम्पशन का ऑर्डर आने से पहले, जस्ट अ सेकंड, जस्ट आई विल जस्ट चेक वन थिंग, आई जस्ट वांट टू क्रॉस चेक। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेयर हाउस में एट एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस, तो ऐसे डैमेज है, ठीक है, एंड एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस। हाँ, तो अबेंडनिंग वाले में ना यहाँ पे एक चीज आप करेक्ट कर लेना, दिस इज एनी टाइम बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, नॉट एक्चुअल क्लियरेंस, दिस इज बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इट सेज बिफोर एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। तो अगर ऊपर भी देखोगे तो सेम चीज थी, ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो वेयर हाउस गुड्स के केस में भी बोलता है बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन रिलिंक्विश कर सकता है, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और रिलिंक्विश बस ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। और ये प्रोवाइजो सेम चीज बोलता है कि रिलिंक्विशमेंट अवेलेबल नहीं होगा इन केस आपने कोई ऑफेंस किया विद रिस्पेक्ट टू दोज गुड्स। दिस इज योर सेक्शन 23। सेक्शन 22 अबेटमेंट क्या बोलते हैं, वेयर इट इज शोन टू सेटिस्फेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर दैट एनी गुड्स हैव बीन डैमेज और डेट्रोइटेड एट एनी टाइम बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग, or any imported goods other than warehouse goods had been damaged at any time after unloading but before their examination under section 17 on account of any accident not due to any willful act, negligence, default of importer, employer or agent, या फिर कोई warehouse goods has been damaged at any time before clearance for home consumption on account of any accident not due to willful act, negligence, default of owner, such goods shall be chargeable to duty in accordance with provision of subsection 2। सबसेक्शन 2 एंड 3 कंप्यूटेशन की बात करते हैं, इनका पेयर प्रोविजन देखने की जरूरत नहीं है, बताऊंगा कैसे कंप्यूट होता है। सर ये तो बहुत टेक्निकल लग रहा है, इसमें क्या क्या बोला, इसे हमने सिंप्लीफाई किया है कॉन्सेप्ट बुक के अंदर। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट बुक आपको बताऊं तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 13। सेक्शन 13 कहता क्या है, पिल्फरेज ऑफ गुड्स। पिल्फरेज का मतलब क्या है, सबसे पहले समझो, पिल्फरेज का मतलब है पेटी थेफ्ट, छोटी मोटी चोरी, ठीक है। उसके बाद सर सेक्शन 13 कौन सा इवेंट कवर करता है, तो भाई आपका पिल्फरेज की वजह से कोई भी लॉस हुआ है वो सेक्शन 13 के अंदर कवर्ड है। सर वो लॉस कब होना चाहिए, टाइमिंग ऑफ इवेंट कब होना चाहिए, तो भाई आफ्टर अनलोडिंग ऑफ गुड्स होना चाहिए एंड बिफोर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, दैट इज ओसीओ, आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर, और ऑर्डर फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस, दैट इज वेयर हाउसिंग ऑर्डर। तो आफ्टर अनलोडिंग और बिफोर दीज ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर से पहले होना चाहिए। सर अगर ये इवेंट इन दोनों से पहले मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंपोर्टर को ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी, इफ ड्यूटी हैज ऑलरेडी बीन पेड द रिफंड उसे मिल जाएगा। सर क्या कोई एक्सेप्शन है, हाँ, ड्यूटी शैल बी पेबल इफ द गुड्स आर रेस्टोर्ड टू द इंपोर्टर, तो गुड्स इंपोर्टर को रेस्टोर हो गए तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर कोई कंडीशन है, भाई मेरे हिसाब से कोई कंडीशन नहीं है पिल्फरेज के लिए, कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता है पिल्फरेज के रिस्पेक्ट में। हाउएवर आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, मैं इंडिपेंडेंटली उन्हें वेरीफाई नहीं कर पाया कि उन्होंने कहाँ से लिया है। मैंने नोटिफिकेशन, सर्कुलर, कस्टम मैनुअल सब कुछ देखा, आई कुडंट फाइंड देम, बट आईसीआई की बुक में लिखा हुआ है तो हम उसे फॉलो करेंगे एग्जाम में।
फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एविडेंस होना चाहिए गुड्स पैकेज के साथ टेम्परिंग हुई है, कुछ ब्लैंक स्पेसेस होने चाहिए उस पैकेज के बीच में, लग रहा है कि छोटा मोटा कोई इसमें से निकाला है, और जो मिसिंग गुड्स हैं वो यूनिट आर्टिकल होने चाहिए। यहाँ मैंने ऑथर नोट दिया हुआ है, द अबव कंडीशन आर बेस्ड ऑन ICAI स्टडी मटेरियल, although explicit support could not be independently traced in the Bayer Act, rules, notification, circular, case laws, custom manual. Certain case law discuss tampering condition in the context of custodian liability. तो custodian की liability क्या होती है, उसके context में कुछ ऐसा टैम्परिंग वैम्परिंग की बात उन्होंने डिस्कस करी है, बट इंपोर्टर के लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में तो नहीं करी है कहीं पे भी। However, students are advised to follow the ICAI view for examination purpose. तो अगर कोई कंडीशन एग्जाम में पोस्ट पूछता है तो हम ये ICAI वाली लिख कर आएंगे, ऑल्दो आई कुड नॉट फाइंड इट कि यहाँ से उन्होंने कहाँ से लिखा है, बट सिंस हमारे स्टडी मैट में दिया हुआ है तो वी विल फॉलो इट। नाउ इफ नॉट इम्पोर्टर, हमने बोला कि पिल्फरेज अगर हुआ है तो इम्पोर्टर को ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। इफ नॉट इम्पोर्टर देन हु विल बी लायबल टू पे ड्यूटी, तो भाई कस्टोडियन पे करेगा। कस्टोडियन कौन होता है, हम चैप्टर 5 में बहुत डिटेल में समझेंगे। जो पोर्ट वगैरह होते हैं जो मैनेज वगैरह करते हैं, या जो इम्पोर्ट एयरपोर्ट वगैरह होता है जो मैनेज करते हैं उन्हें कस्टोडियन बोलते हैं, तो वो पे करेंगे। तो ये प्रोविजन क्या बोलता है भाई, प्राइवेट कस्टोडियन सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंदर प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर प्राइवेट कस्टोडियन को अप्रूव करता है। जनरली लैंड कस्टम स्टेशन के वाले 45 सब सेक्शन 1 के अंदर अप्रूव्ड होते हैं। क्वेश्चन में गिवन होगा कि 45(1) के अंदर अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर आपका प्राइवेट कस्टोडियन है तो हाँ, सेक्शन 45 सब सेक्शन 3 के अंदर वो लायबल हो जाता है कि जितनी पिल्फरेज हुई है उसके ऊपर ड्यूटी इंपोर्टर तो पे नहीं करेगा, कस्टोडियन पे करेगा। उसके अलावा आपका ना एक मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट होता है जिसके अंदर जनरली एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो आपके बाकी पोर्ट्स होते हैं उनके कस्टोडियन होते हैं। तो वो कस्टोडियन कस्टम्स एक्ट के अंदर अपॉइंटेड नहीं होते, वो इस एक्ट के अंदर अपॉइंटेड होते हैं। देयरफॉर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का अप्रूवल उन्हें नहीं चाहिए होता है। तो क्या सर, जो 45 सबसेक्शन 1 वाले नहीं होते हैं, जो ये वाले केस होते हैं मेजर पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स वाले केस, यहाँ पे जो कस्टोडियन होता है क्या उसे पिल्फरेज के ऊपर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती? तो भाई एक बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का जजमेंट है, वो बोलता है हाँ उन्हें सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 के अंदर ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ती। यानी अभी तक क्या पोजीशन निकल कर आती है कि अगर कस्टोडियन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अंदर अप्रूव वाला कस्टोडियन है उसे पिल्फरेज के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अगर अप्रूव वाला नहीं है, मेजर पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स वाला है, तो उन्हें ड्यूटी पे नहीं करनी है पिल्फरेज के ऊपर। दिस इज द पोजीशन जो स्टडी मैट में भी दी हुई है, ठीक है, और एग्जाम में भी आपको करनी है, और एडिशनल भी कुछ चीज लिखनी है, मैं बताता हूँ, ठीक है। और ये सर 45(1) क्या होता है, कस्टोडियन कैसे अपॉइंट होता है, तो हम चैप्टर 5 के अंदर देखेंगे। ये सब चीजें चैप्टर 5 में, इसलिए मैं आपको पहले चैप्टर 5 पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था कि डायरेक्टली चैप्टर 5 में आपको पहले पढ़ा दूं, बिकॉज आपको बेसिक्स तो पता होने चाहिए कस्टम्स। ओके, नाउ सर प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो केस लॉ है ना, ये एक रेगुलेशन है आपकी हैंडलिंग ऑफ कस्टम्स कार्गो रेगुलेशन 2009। जो इस केस लॉ के अंदर पीरियड है ना, वो इस रेगुलेशन से पहले वाला पीरियड है जब ये रेगुलेशन नहीं थी, तो ठीक है। बट ये रेगुलेशन के अंदर ना रेगुलेशन 6J है, जो इवन इन वाले, जो ये वाले आपके कस्टोडियन है, इन्हें भी लाइबल बना देती है पिल्फरेज के ऊपर ड्यूटी पे करने के लिए। आज की डेट में अगर आप मुझसे प्रैक्टिकल लीगल पोजीशन पूछोगे तो चाहे आप 45 सबसेक्शन 1 वाले कस्टोडियन हो या अदर देन दोस कस्टोडियन हो, कोई भी कस्टोडियन अगर आप हो, तो आपको पिल्फरेज के ऊपर ड्यूटी पे करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ रेगुलेशन 6J। बट ये जो केस लॉ है इसके अंदर जो पीरियड कवर्ड था वो बिफोर दिस रेगुलेशन था, इसलिए रेगुलेशन डिस्कस भी नहीं हुए हैं उसमें। बट सर ये रेगुलेशन तो स्टडी मैट में नहीं है, बिकॉज हमारा स्टडी मटेरियल जितना मेरे को समझ आया कस्टम्स में उतना डेली बेसिस में, मतलब उतना फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं होता है, क्योंकि मुझे और भी काफ़ी चीज़ें मिली जो उसके अंदर अपडेटेड नहीं है, और रेगुलेशन हमारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं होती। सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, क्या ये रेगुलेशन जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है? तो भाई देखो, आप लॉ पढ़ रहे हो, आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन आज की डेट की पता होनी चाहिए। स्टडी मैट से देख के कंसाइज करके नोट चैट जीपीटी से कोई भी पढ़ा सकता है, बट अगर आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो आपको करंट अपडेटेड पोजीशन पता होनी चाहिए। एग्जाम में क्या करना है, आप दोनों चीज लिख के आओ ना भाई, क्या दिक्कत है कि एज पर दिस केस लो नहीं पेएबल है, और बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन आपको पे फिर भी करना पड़ेगा। एमसीक्यू आता है तो आप आईसीआई फॉलो कर लो, दिस इज व्हाट आई कैन से। बट हाँ भाई, मैं तो नहीं छोड़ सकता था, बिकॉज सिर्फ स्टडी मटेरियल को, अब जैसे अगर मैं बताऊँ तो जो मैंने देखा है अपने टाइम पे भी जब मैंने एग्जाम दिए थे, दे आर 3 कैटेगरी ऑफ टीचर्स, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी वाले कौन से लोग हैं, जो कुछ नहीं करते, आईसीआई स्टडी मैट उठाते हैं, उससे अपना नोट्स बनाते हैं, थोड़ा बहुत गूगल पे देखते हैं ये क्या होता है, और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको उनकी रीजनिंग वगैरह भी आपको पता चल जाएगी, हवा वाली रीजनिंग होती है। आई एम नॉट डीमीनिंग बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। सेकंड कैटेगरी ऑफ टीचर क्या होते हैं, स्टडी मैट उठाते हैं एंड आईसीआई का एक बैकग्राउंड मटेरियल है जीएसटी के ऊपर, उसे उठाते हैं, उसके बेसिस पर अपना मटेरियल बनाते हैं एंड उसके बेसिस पर बच्चों को
पढ़ाते हैं। ये थोड़ा बेटर होता है बिकॉज ऑफकोर्स आईसीआई का जीएसटी का बैकग्राउंड मटेरियल बहुत अच्छा है, तो उसके बेसिस पे वो लोग आपको पढ़ाते हैं। एंड कस्टम्स में उनका सेम होता है, स्टडी मैट गूगल थोड़ा बहुत कर उधर देख लिया, हो गया। तो इसलिए आप देखोगे कस्टम्स में आपको मेजर लोग ऐसे ही कर देते हैं, टरका देते हैं। थर्ड कैटेगरी जो आती है, थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं जो बहुत कम टीचर्स बचे हैं ऐसे, पहले होते थे बहुत टीचर होते थे ऐसे कि बहुत नॉलेज होती है, बहुत रिसर्च करते हैं, हर चीज़ को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करते हैं एंड उसके बाद ही वो अपना बच्चों को पढ़ाते हैं। एंड जितने भी आई थिंक हमसे पहली जनरेशन के जो टीचर्स थे वो मोस्टली इस तरह के ही टीचर थे, जो चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते थे, एनालाइज करते थे एंड बच्चों को प्रेजेंट करते थे एंड उनकी नॉलेज, इमेंस नॉलेज उनके पास थी और वो बिना वेरीफाई करे कुछ नहीं पढ़ाते थे, सब चीज़ों को वेरीफाई करते थे। अभी जो थर्ड कैटेगरी है, इस तरह के टीचर्स मार्केट में बहुत ही कम है, ठीक है, रेयरली ही कोई होता है। तो इसलिए आपको क्या मिलता है, जो आप मैक्सिमम फैकल्टी देखोगे वो आपको क्या बोलेंगी कि प्राइवेट अगर कस्टोडियन है सेक्शन 45(1) वाला तो उसे लाइबिलिटी है पिल्फरेज वाली, अदर देन दैट कस्टोडियन अगर कोई है तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसके बेसिस पे नहीं है। बट कोई ट्राई नहीं करता इसे खोल के देखने से कि भाई एक्चुअल में क्या सिनेरियो है, क्या कोई नया प्रोविजन उसके बाद आया है। और रेगुलेशन के इससे पहले पूरी कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के बेसिस पे इन रेगुलेशंस को लाया गया था, ठीक है, स्टडी मैट में नहीं है, ठीक है, मिस हो सकता है, यू कैन से एनीथिंग, बट जो पढ़ा रहे हैं उन्हें तो इस चीज़ को एटलीस्ट पहले इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करना चाहिए एंड देन ओनली उन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली आप जब मार्केट में जाओगे आप अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में तो क्या है भाई, दोनों लिख दो और एमसीक्यू ठीक है ऐसे ही फॉलो कर लो, बट आपको पता तो हो। गलत को इग्नोर करके भी फॉलो करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट पता ही ना होना कि वो गलत है, दैट्स समथिंग एवरीवन शुड अवॉइड। सो ठीक है, इन एनी केस मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है इस प्रोविजन के अंदर। नाउ अब कुछ अलग सिचुएशंस हैं और उसमें हमें बताना है कि आपको पिल्फरेज का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो व्हाट आर द सिचुएशन वेयर द बेनिफिट ऑफ पिल्फरेज इज नॉट अवेलेबल। तो कुछ ऐसे केसेस हैं पिल्फरेज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। पहला क्या है, अगर बिफोर अनलोडिंग आपकी पिल्फरेज होगी तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 23(1) के अंदर। हाउएवर मैं मटेरियल को भी अपडेट कर दूंगा एक बार, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक ऑल्टरनेट व्यू भी है, ऑल्टरनेट व्यू इज ऑल्सो देयर कि भाई जब मेरा इम्पोर्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं क्यों ड्यूटी पे करूँ, ठीक है, वो मेरे हिसाब से इट्स मोर रीजनेबल। नाउ सेकंड चीज़ क्या है, सेकंड आपका फिर बोलता है कि मान लो आपका आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर या वेयर हाउसिंग ऑर्डर आ गया, बट बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस आपके गुड्स पिल्फरेज हो गए। तो यहाँ पे बोलता है भाई बिफोर ऑर्डर होना चाहिए, एक्चुअल क्लियरेंस तो बाद ही आएगा। तो अगर बिफोर, अगर आपका ऑर्डर ही पास हो चुका है उसके बाद पिल्फरेज हुआ है तो आपको सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलेगा, प्लस वेयर हाउस गुड्स में भी वाला बेनिफिट नहीं मिलता, बिकॉज जब आपका वेयर हाउसिंग ऑर्डर आता है उसके बाद गुड्स वेयर हाउस होते हैं। तो ये बोलता है उस ऑर्डर आने से पहले ही पिल्फरेज होना चाहिए। वेयर हाउस गुड्स का मतलब क्या है, ये तो ऑर्डर आ चुका है इसके बाद पिल्फरेज हुआ है, सो देयरफॉर आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ रेमिशन ऑफ ड्यूटी सेक्शन 23। सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स। तो इसमें अगर मैं देखूं इवेंट क्या है, लॉस्ट कवर्ड है यानी अदर देन पिल्फरेज, और आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स कवर्ड है, ठीक है। टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या है, एनी टाइम बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो एक्चुअल फिजिकल क्लियरेंस से पहले पहले कभी भी आपका लॉस या डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो आपको इस सेक्शन के अंदर रेमिशन हो सकता है। कंडीशन क्या है, इट शुड बी शोन टू द असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर ये आप फुलफिल कर ले तो आपकी ड्यूटी रेमिट हो जाएगी यानी वेव हो जाएगी। अंडर दिस प्रोविजन ड्यूटी इज अदरवाइज पेबल बट इज वेव्ड और रेमिटेड, ठीक है। तो अदरवाइज तो ड्यूटी पेबल बनती है, सेक्शन 13 के अंदर लाइबिलिटी ही नहीं बनती, यहाँ पे लाइबिलिटी है बट आपको वेव कर दिया गया है। इफ ड्यूटी इज ऑलरेडी पेड रिफंड कैन बी क्लेम्ड आफ्टर रेमिशन ऑर्डर। नाउ अब इसमें बताता है वेदर द बेनिफिट अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स शैल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग केसेस। इवेंट ऑकर्ड आफ्टर ऑर्डर फॉर क्लियरेंस बट बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। तो हमने देखा टाइमिंग ऑफ इवेंट क्या होती है, बिफोर फिजिकल क्लियरेंस, है ना। तो यहाँ इस केस में अगर ऑर्डर के बाद आया बट बिफोर एक्चुअल आया तो भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन इज अवेलेबल। इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट का केस लॉज भी है, माउंट शिवालिक ब्रिवरी केस लॉ याद करने की जरूरत नहीं बिकॉज स्टडी मैट में नहीं दिया हुआ, और दिया भी हो तो सारे केस लॉ स्टार्ट करने याद करने की जरूरत नहीं। सर वेयर हाउस गुड्स के रिस्पेक्ट में बेनिफिट मिल जाएगा 23(1) का लॉस एंड डिस्ट्रक्शन का। तो भाई वो बोलता है बिफोर एनी टाइम बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। तो वेयर हाउस गुड्स में गुड्स अगर पड़े हुए हैं बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस ही ऑफ कोर्स तो वहाँ भी बेनिफिट मिल जाएगा, बट एक कंडीशन है
आपको ना वेयर हाउस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या वेयर हाउस गुड्स वेयर हाउस के अंदर रख सकते हो, प्लस कुछ एक्सटेंशन भी अलाउड होता है, तो उस एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर अंदर या वेयर हाउस के अंदर रख सकते हो। चैप्टर 6 में हम वो पढ़ेंगे। अगर उस पीरियड के अंदर अंदर गुड्स डिस्ट्रॉय हुए तो रेमिशन मिल जाएगा, अगर उस पीरियड के बियॉन्ड डिस्ट्रॉय हुए तो रेमिशन नहीं मिलेगा। इसके ऊपर केस लो है कर्नाटका हाई कोर्ट का, डेकोरेटिव लेमिनेट्स का। उस केस लो के अंदर उन्होंने क्लियर किया था कि अगर भाई वेयर हाउसिंग पीरियड के बाद आपके गुड्स बेसिकली डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो इन दैट के सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के अंदर आपको रेमिशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो लॉस और डिस्ट्रक्शन ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर, तो भाई मैंने आपको बेयर प्रोविजन दिखाया था, सेक्शन 23 के अंदर नेग्लिजेंस की बात कहीं भी नहीं लिखी हुई थी, सेक्शन 22 के अंदर लिखी हुई थी। सेक्शन 23 में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपका नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आपका एक ट्राइब्यूनल का जजमेंट भी है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 का बेनिफिट आपको मिल जाएगा इवन इफ इट्स ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ इंपोर्टर। स्टडी मैट में नहीं है। लॉस ड्यू टू इवेपोरेशन, सो देयर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल, वो बोलते हैं कि अगर गुड्स आपके इवेपोरेट हो गए, इवेपोरेशन की वजह से अगर लॉस हो गया बिफोर फिजिकल क्लियरेंस, तो इन दैट केस भी आपको रेमिशन का बेनिफिट मिल जाएगा। नाउ अब एक यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। व्हाट इफ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली, मान लो सब्सिक्वेंटली इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो क्या फर्क पड़ता है भाई, दैट इज सेपरेट थिंग। इसके ऊपर मल्टीपल केस लॉज हैं, वो बोलते हैं कि इवन अगर इंश्योरेंस क्लेम भी बाद में मिल गया, तब भी सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 का बेनिफिट आपको मिलेगा। नाउ एक सेक्शन 70 है, अगर मैं आपको एक बार बीच में वो बताऊं, सेक्शन 70 क्या बोलता है कि आपके वेयर हाउस गुड्स कोई भी नेचुरल लॉस हो जाता है, जैसे इवेपोरेशन, जब वो वेयर हाउस से डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे, तो आपका असिस्टेंट कमिश्नर ड्यूटी को रेमिट कर सकता है शॉर्टेज के ऊपर, और ये सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के ऊपर लगता है। नोटिफाइड गुड्स उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, तो ये भी इवेपोरेशन और नेचुरल लॉस को कवर करता है सेक्शन 70। बट ये जो केस लॉ है ना नेशनल ऑर्गेनिक का, वो ये बोल देता है कि भाई आपको इवेपोरेशन का बेनिफिट सेक्शन 23(1) में ही मिल सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ 23 एक जनरल प्रोविजन है, सेक्शन 70 एक स्पेसिफिक प्रोविजन है, नेचुरल लॉसेस को ही क्लियर करता है। इवेपोरेशन जैसा लॉ सेक्शन 23 के अंदर भी फॉल करता है, एक्सप्रेस लैंग्वेज से नहीं करता बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से करता है, तो सेक्शन 70 भी वहां पे लग सकता है अगर नोटिफाइड गुड्स है तो, अदरवाइज सेक्शन 23 तो है ही। नाउ रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2, ये क्या बोलता है, इवेंट क्या है, जो ओनर है वो अपने टाइटल को रिलिंक्विश कर देगा, दैट इज गुड्स को अबेंडन कर देगा। कब करेगा भाई, बिफोर आउट ऑफ चार्ज ऑर्डर या वेयर हाउसिंग ऑर्डर करेगा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, इंपोर्टर शेल नॉट बी लायबल टू पे ड्यूटीज ऑन सच गुड्स, तो इंपोर्टर को ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। क्या सर इसकी एक्सेप्शन है, बिल्कुल है। रिलिंक्विशमेंट ऑफ टाइटल इज नॉट पॉसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स रिगार्डिंग विच एन ऑफेंस अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड अंडर कस्टम्स एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ। ये हमने पढ़ा है कि गुड्स के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तो वहां पे आपको रिलिंक्विशमेंट का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो रिलिंक्विश कैसे होता है, तो भाई आपको जो डॉक्यूमेंट टाइटल है इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर उनके फेवर में एंडोर्स करना पड़ता है और आपका रिलिंक्विशमेंट हो जाता है। सर इन पर्टिकुलर केसेस में क्या आपको रिलिंक्विशमेंट का बेनिफिट मिलेगा, वेयर हाउस गुड्स बिल्कुल मिलेगा, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में तो नहीं मिलेगा, बट जो प्रोवाइजर टू सेक्शन 68 हमने पढ़ा था मिलेगा, बट सब्जेक्ट टू वही कंडीशन की कोई ऑफेंस ना हुआ। गुड्स बिकम यूजलेस ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर, सीपेज ऑफ वाटर की वजह से वेयर हाउस में जो गुड्स पड़े हुए थे वो आपके यूजलेस हो गए, तो क्या सर मैं 23(2) का बेनिफिट ले सकता हूँ अबेंडन वाला, या अबेटमेंट में जाऊं। तो इसमें ना केस लो है, वो केस लो क्या बोलता है कि अगर आपके जो गुड्स हैं, इंपोर्टेड गुड्स बिकेम यूजलेस ड्यू टू सीपेज ऑफ वाटर व्हेन दे वर इन वेयरहाउस, द इंपोर्टर कैन क्लेम रेमिशन ऑफ एंटायर ड्यूटी पेबल, तो एंटायर ड्यूटी का ही आप रेमिशन ले सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप सेक्शन 22 में जाओ, अबेटमेंट लेना जरूरी नहीं है। आप चाहो तो रिलिंक्विशमेंट करके सीधा सीधा आप पूरा उसका बेनिफिट ले सकते हो रेमिशन ऑफ ड्यूटी का। नाउ सेक्शन 13 और 23 के बीच में कुछ डिफरेंसेस इन्होंने स्टडी मैट में भी दिए हुए हैं। मीनिंग क्या है, तो मैंने बताया पिल्फरेज का मतलब क्या है, पेटी थेफ्ट, थेफ्ट ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज पेटी थेफ्ट। लॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स सेक्शन 23, यहाँ पे क्या होता है, टोटल लॉस होता है, बियॉन्ड रिकवरी होता है। रिलिंक्विशमेंट पॉसिबल है जहाँ पे इंपोर्टर डिलीवरी नहीं लेना चाहता। ड्यूटी इम्पैक्ट क्या होता है, सेक्शन 30 के अंदर वो लाइबल ही नहीं होता, डिस्ट्रक्शन या लॉस के केस में सेक्शन 23 केस में लाइबल तो होता है बट वेव कर दिया जाता है, ड्यूटी रेमिट हो जाती है। रेस्टोरेशन गुड्स, ड्यूटी पेबल होती है, गुड्स रेस्टोर लेटर हो जाते हैं। डिस्ट्रक्शन में तो गुड्स खत्म ही हो गए, तो रेस्टोरेशन पॉसिबल ही नहीं है। पिल्फरेज वेयरहाउस गुड्स के रिस्पेक्ट में नहीं मिलता, सेक्शन 23 का बेनिफिट वेयरहाउस गुड्स के रिस्पेक्ट में मिल जाता है। अबेंडनमेंट वाला बेनिफिट 68 के प्रोविजन के अंदर मिल जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ, पिल्फरेज में कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता। सेक्शन 23 वाले रेमिशन के अंदर आपको लॉस प्रूफ करना पड़ता है टू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर। टाइम क्या होता है,
पिलफरेज अनलोडिंग के बाद होना चाहिए, बट आउट ऑफ चार्ज या वेयर हाउसिंग ऑर्डर से पहले पहले होना चाहिए। और जो आपका सेक्शन 23 का बेनिफिट होता है वो एनी टाइम बिफोर द क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन आपको मिल सकता है, जो आपका लॉस एंड डिस्ट्रक्शन वाला बेनिफिट होता है बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी सेक्शन 22। यहाँ पे क्या बोलता है, द इम्पोर्टर शेल बी लायबल टू पे प्रोपोर्शनेट ड्यूटी व्हेन द असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर इज सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन हमने दी हुई है स्टडी मैट में, इस तरीके से दिया हुआ है सिंप्लीफाई करके। सबसे पहले अगर इंपोर्टेड गुड्स है तो वो डैमेज या डेट्रॉयड होता है, कब, बिफोर और अनलोडिंग ऑफ गुड गुड्स, तो नो कंडीशन आपको सीधा अबेटमेंट का बेनिफिट मिल जाता है। इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस गुड्स है तो हमने पढ़ा था, इस केस में डैमेज का बेनिफिट सिर्फ मिलता है, कब मिलता है, आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन का क्या है भाई, कुछ केसेस में एग्जामिनेशन होता है, कुछ में नहीं होता है, रिस्क बेस्ड सिस्टम होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कहाँ पे गुड्स का एग्जामिनेशन जरूरी है, कहाँ पे नहीं है। मेरा व्यू ये है कि भाई अगर एग्जामिनेशन नहीं भी हुआ और सेक्शन 17 के अंदर आपका ऑर्डर आ गया है, देन उसके बाद आपको यहाँ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। क्वेश्चन नहीं है इसके ऊपर, क्वेश्चन में क्लियर करके देगा बिफोर एग्जामिनेशन आफ्टर एग्जामिनेशन, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसमें एक कंडीशन होती है कि नेग्लिजेंस या विलफुल एक्ट या डिफॉल्ट की वजह से आपके नहीं होना चाहिए। वेयर हाउस गुड्स में सिर्फ डैमेज का बेनिफिट मिलेगा, कब मिलेगा, बिफोर एक्चुअल फिजिकल क्लियरेंस। डैमेज शुड नॉट बी ड्यू टू विलफुल एक्ट, नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट। डैमेज डेट्रोएशन क्या होता है, डैमेज क्या होता है, फिजिकल डैमेज, गुड्स को अनफिट कर देता है इंटेंडेड यूज के लिए। डेट्रोएशन का मीन्स रिडक्शन इन क्वालिटी ड्यू टू नेचुरल कॉजेज। अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनेट ड्यूटी कितनी होगी, तो ड्यूटी बिफोर डैमेज जो थी मल्टीप्लाई कर दो वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर डैमेज और वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज से डिवाइड कर दो। इसको जो हम क्वेश्चन करेंगे प्रॉपर तब आपको मैं ढंग से समझाऊंगा। नाउ जो हमने देखा सर, वैल्यू ऑफ डैमेज गुड्स और डेट्रोएटेड गुड्स को ऊपर रखना है यहाँ पे फॉर्मूले में। ये कैसे कंप्यूट होगा, तो प्रॉपर ऑफिसर भी असेस कर सकता है या फिर गुड्स सेल हो सकते हैं ऑक्शन, टेंडर या किसी और तरीके से, और जो उसकी ग्रॉस सेल प्रोसीड होगी उसे उसे मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ गुड्स, डैमेज और डेट्रोएटेड। सेक्शन 17 हमने देख लिया। अब हम एक काम करते हैं, हम रेमिशन ऑफ ड्यूटी और ये वाले सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। Peerless scraps imported during August by sea a consignment of metal scrap 6000 metric ton from USA। 6000 metric ton का मैंने कुछ मटेरियल मंगाया है। They filed a bill of entry for home consumption. The assistant commissioner passed an order for clearance for goods and applicable duty was paid। तो अनलोड भी हो गए, होम कंजम्पशन के लिए ऑर्डर भी पास हो गया और ड्यूटी भी उन्होंने पे कर दी। उसके बाद उन्हें पता चला कि आपकी डिलीवरी लेने के बाद कि क्लियरेंस से पहले सिर्फ 5500 मेट्रिक टन अवेलेबल है, although they had paid duty for 6000 megaton since there was no short landing of cargo। there was no short landing of cargo, तो कार्गो जो लैंड हुआ था, जो अनलोड हुआ था, वो तो पूरा लोड हुआ था। The short delivery was also substantiated by port trust इतना। On filing representation, the custom department peerless scraps has been directed to in writing to justify as to which provision of governs their claim for remission of duty of 510। तो remission of duty के लिए कौन सा provision उनका claim होगा, you are approached by peerless scrap council for an opinion or examine। भाई रेमिशन का कौन सा होता है, सेक्शन 23। सेक्शन 23 अब अगर इसमें मैं देखूं तो क्या हुआ है, मेरे गुड्स लॉस्ट हुए हैं 500 मेट्रिक टन के। तो और दूसरी बात, मैं इस 500 मेट्रिक टन को पेटी थेफ्ट भी नहीं बोल सकता। 6000 में से 500 मेट्रिक टन चला गया तो पिलफ्रेज तो नहीं है, सेक्शन 13 तो नहीं है। सेक्शन 23 का बेनिफिट मैं ले सकता हूँ। सेक्शन 23 का बेनिफिट कब मिलता है, एनी टाइम बिफोर द क्लियरेंस। तो क्लियरेंस, एक्चुअल क्लियरेंस हो गया था, नहीं हुआ था, बिफोर द क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, यानी एक्चुअल क्लियरेंस से पहले पहले हुआ है, लॉस्ट। तो मैं सेक्शन 23 के अंदर इसके अंदर लॉस्ट का बेनिफिट ले सकता हूँ, रेमिशन ऑफ ड्यूटी में ले सकता हूँ। As per provision of section 23, where it is shown to the satisfaction of assistant commissioner or deputy commissioner that any imported goods have been lost or destroyed otherwise than as a result of pilferage at any time before the clearance for home consumption, the assistant or deputy commissioner shall remit the duty on such goods। Therefore, duty shall be remitted only if loss has occurred before clearance for home consumption। In the given case, it is apparent from the fact that quantity of scrap received in India was 6000, 5000 lost हो गया when it was custody on port authority, therefore that is before the clearance for home consumption। Also, loss of 500 metric tons scrap cannot be considered pilferage, as loss of such huge quantity cannot be treated as petty theft। Hence, fearless scraps may take shelter under section 23, justifying its claim for remission of duty। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बेसिकली वेयर हाउसिंग जब हम पढ़ लेंगे तब ढंग से हमें करना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 70 की डील कर रहा है। विद रेफरेंस टू सेक्शन 70, ब्रीफली डिस्कस द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड for remission of duty in case of volatile goods, enumerate the goods specified as volatile for the purpose of remission of duty। तो कंडीशन क्या आती है भाई, नोटिफाइड गुड्स होने चाहिए प्लस नेचुरल लॉस होना चाहिए।
As per section 70, the condition to be satisfied, the goods should be found deficient in quantity at the time of delivery from warehouse due to natural loss. The deficiency should be account of natural loss, evaporation. तो दो कंडीशन क्या, नेचुरल लॉस की वजह से होना चाहिए, पिल्फरेज थेफ्ट वाला नहीं होना चाहिए, प्लस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फ्रॉम वेयर हाउस, आप डिलीवरी ले रहे हो वेयर हाउस में से, उस टाइम पे आपको डेफिशिएंट मिलते हैं। और गुड्स कौन से होंगे, नोटिफाइड गुड्स, ये आपको लिस्ट दे रखी है यार, याद देने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके स्टडी मैट में भी लिखा हुआ है कि ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं बनते हैं, मतलब लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और ये वेयर हाउसिंग के साथ हम डिटेल में समझेंगे इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18, मैसर स्टार इंपोर्ट ने कुछ मशीनरी इंपोर्ट की जर्मनी से, वाइल द गुड्स वर लाइंग इन द कस्टम्स वेयर हाउस अवेटिंग क्लियरेंस, तो वेयर हाउस के अंदर है बट अभी क्लियरेंस नहीं हुआ है, एक फायर एक्सीडेंट डिस्ट्रॉयड द एंटायर कंसाइनमेंट, द फायर वाज एक्सीडेंटल नॉट ड्यू टू इंपोर्टर नेग्लिजेंस। तो फायर आपकी जो हुई वो आपकी बेसिकली एक्सीडेंट की वजह से हुई और कोई भी नेग्लिजेंस नहीं था इसके अंदर, एंड आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। मैसेज स्टार इंपोर्ट लिमिटेड अप्लाइड टू द प्रॉपर ऑफिसर अंडर 23 और रेमिशन ऑफ ड्यूटी, रेमिशन ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, बिकॉज डैमेज गुड्स इवन अगर वेयर हाउस गुड्स और वो डैमेज हो जाते हैं सेक्शन 23 के अंदर बेनिफिट मिलता है। इज एप्लीकेशन टेनेबल, वुड यू आंसर चेंज इफ फायर ओकर्ड आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, योर आंसर वुड इंक्लूड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन, तो अगर क्लियरेंस के बाद होते तो उस केस में बेनिफिट नहीं मिलता। Where imported goods have been destroyed, duty on such goods shall be remitted provided such destruction has occurred before clearance for home consumption. Therefore, in the given case, star import is eligible for remission. Remission, thus application is tenable. However, if fire occurred after clearance for home consumption, Mr. Star Import Limited would not be eligible for remission. Question number 19, जो कि मेरे एग्जाम में आया था। Rustam imported a sports car from Japan. He paid the applicable customs duty and order for home consumption was passed. At the time of actual clearance, he found that sports car was destroyed due to fire occurred at the custom station. अच्छा, वेयर हाउस गुड्स तो नहीं है, इंपोर्टेड गुड्स अदर देन वेयर हाउस गुड्स हैं, डैमेज का बेनिफिट कवर्ड है। कब कब आपका डैमेज का बेनिफिट है इसमें, सॉरी तो अबेटमेंट के प्रोविजन होते हैं, राइट। सेक्शन 23 रेमिशन, रेमिशन के अंदर लॉस और डिस्ट्रक्शन कब होना चाहिए, बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस। यहाँ पे क्या एक्चुअल क्लियरेंस हो गया, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल क्लियरेंस ही फाउंड दैट स्पोर्ट्स कार वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर ओकर एट कस्टम स्टेशन, तो बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस ही उसे पता चल गया, तो बिफोर एक्चुअल क्लियरेंस उसका लॉस हुआ है। द लॉस ऑफ स्पोर्ट्स कार्स इज फॉरएवर एंड बियॉन्ड रिकवरी। रुस्तम सीक्स योर एडवाइस ऑन हाउ टू डील विद द सिचुएशन अंडर द प्रोविजन बाय सेक्शन 23 के अंदर रेमिशन ऑफ ड्यूटी ले लो। Whether your answer would differ if Rustam warehouses sports car due to delay in legal formalities after complying with relevant provisions this and the fire occurred there after payment of duty but before actual clearance, तो भाई warehouse goods में before actual clearance अगर destroy हुआ है तो remission का benefit मिल जाएगा। Where it is shown to the satisfaction of assistant commissioner or deputy commissioner that any imported goods have been destroyed otherwise than as a result of pilferage at any time before the clearance for home consumption, the duty shall be remitted on such goods. In the given case, since loss of sports cars is forever and beyond recovery due to fire, Rustam can claim remission of customs duty upon proving the loss to the satisfaction of assistant commissioner, deputy commissioner. Further, since duty has already been paid in the given case, he can claim refund after getting remission orders. Further, Rustam can claim remission or refund of duty even if even if he warehouse the sports car and the fire occurred thereafter the payment of duty, but before the actual clearance from therefrom. क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, जनवरी 2018 रोक एंड रॉक इंडिया लिमिटेड इंपोर्टेड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम यूएस से, द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट 7.5 लाख थी एंड टोटल ड्यूटी पेबल वाज 1,50,000. कंपनी फाइल बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बट बिफोर इंस्पेक्शन क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन इट इज फाउंड दैट गुड्स वर डिस्ट्रॉयड विदाउट बिफोर इंस्पेक्शन, है ना। तो अगर आप देखोगे तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट इतनी थी, बिल फाइल बिल ऑफ एंट्री कर दी बट बिफोर इंस्पेक्शन यानी बिफोर सेक्शन 17 का एग्जामिनेशन आपके गुड्स क्या हुए, डैमेज हो गए। On filing representation to the custom department, proper officer refused the department claim for abatement because goods were already unloaded. तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डैमेज गुड्स के केस में गुड्स अनलोड होने के बाद बट बिफोर सेक्शन 17 का एग्जामिनेशन दैट इज बिफोर इंस्पेक्शन अगर वो डैमेज भी होते हैं तो भी आपको अबेटमेंट का बेनिफिट मिलता है। द प्रॉपर ऑफिसर इज एन एग्रीमेंट विद द क्लेम दैट द वैल्यू ऑफ गुड हैज कम डाउन टू ओनली 1.5 लाख, तो इस चीज से वो अग्री है कि 7.5 लाख की जगह वैल्यू आपकी 1.5 लाख हो गई, बट वो ये बोल रहा है कि अब आपको सिंस गुड अनलोड हो चुके थे तो बेनिफिट तो नहीं दूंगा। एग्जामिन द इशू विद रेफरेंस टू रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल, would your answer be different if the above goods get deteriorated after unloading and examination but before clearance? तो भाई डेट्रोएशन के केस में आपको बेनिफिट तभी मिलता है अगर बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग अगर हुआ है, उसके अलावा नहीं मिलता। The abatement of duty is allowed where it is shown to the satisfaction of assistant or deputy commissioner of customs that inter alia any imported goods other than warehouse goods had been damaged at any time
after unloading but before their examination on account of any accident not due to the willful act, negligence or default of the importer, ऐसा कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में. Thus, in view of the above mentioned provision, the stand taken by proper officer of refusing the claim is not valid. The duty to be charged on the damaged goods shall be reduced in proportion to the reduction. कैसे निकलेगी? तो भाई देखो मेरी पहले ड्यूटी क्या थी 1.5 लाख की. 1.5 लाख की ड्यूटी कितने पे थी मेरी? 7.5 लाख पे. आज की डेट में मेरी वैल्यू रह गई गुड्स की 1.5 लाख. तो ये मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इससे मेरी ड्यूटी आ जाएगी, फाइनल ड्यूटी जो पेबल है वो 30,000 है. द अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी इज अलाउड वेयर इट इज शोन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असिस्टेंट और डेप्यूटी कमिश्नर of customs that inter alia warehouse goods had been damaged at any time before the clearance for home consumption on account of this. Since in this case imported goods have been deteriorated before clearance, abatement of duty will not be allowed. So damage के केस में ही आपको मिलता है warehouse goods में, deterioration के केस में नहीं मिलता abatement का benefit. Question number 21. Question number 21 क्या बोलता है? Mr. Chandrakant imported a car from Britain, UK. After the car arrived in the port and was unloaded, he went and saw the car and found that it was damaged. It was possible to get the car repaired and use it. The examination by custom for the purpose is not over. तो ये भी abatement का केस है. He has come to you seeking advice. What are the options available? तो section 22 के अंदर abatement ले सकता है वो, because examination नहीं हुआ, loading हो चुकी है. Where any imported goods other than warehouse goods had been damaged at any time after unloading, but before their examination by custom authority on account of any accident not due to any willful act, negligence or default, abated duty shall be charged on the said goods. In the given case, the imported goods have been damaged after unloading but before examination, and such damage is not due to negligence of the importer. Therefore, benefit of abated duty will be available to Mr. Chandrakant. He can either get the damaged car valued by proper officer, or it may be sold to the proper officer, public by auction, etc. And जो सेल प्रोसीड होगी उससे वैल्यू लिया जाएगा, एंड फॉर्मूला बता रखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? सुप्रीम कार डेकोर्स इंपोर्टेड कार म्यूजिक सिस्टम एंड GPS devices from Germany. The importer submits the following issue for your consideration. सबसे पहले 7 म्यूजिक सिस्टम पिल्फरेड हो गए बिफोर अनलोडिंग एंड बिफोर द प्रॉपर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर फॉर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन. तो बिफोर अनलोडिंग में सेक्शन 13 का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, बट मैंने बोला था कि भाई उनके रेस्पेक्ट में तो इंपोर्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए. तो दोनों व्यू आप लिख सकते हो. ड्यूटी इज नॉट लेविएबल ऑन द म्यूजिक सिस्टम पिल्फरेड बिफोर अनलोडिंग. Since import duty is leviable only when import is completed, import gets completed only when goods become part of the mass of the goods within the country. However, it is possible to take a view that duty is payable on the music system before unloading, since an importer is not liable to pay duty leviable on pilfered imported goods only if such goods are pilfered after unloading and before proper officer makes clearance for home consumption. मेरे हिसाब से पहले वाला व्यू ठीक है, बट एग्जाम में आप दोनों लिख सकते हो. 10 GPS devices were pilfered after unloading, but before the proper officer has made an order for clearance. तो फिर तो भाई सेक्शन 13 का क्लासिक केस है. सेक्शन 13 में आपको पिल्फरेज का बेनिफिट मिल जाएगा. सुप्रीम car decors is not liable to pay duty leviable on GPS devices pilfered, since an importer is not liable to pay duty leviable on any imported goods which are pilfered after unloading but before the proper officer makes order for clearance for home consumption. 30 music systems were damaged after unloading and examination for the assessment of customs authority but before actual clearance. डैमेज हुए हैं अनलोडिंग के बाद एंड एग्जामिनेशन के बाद, तो अबेटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा भाई. Abatement of duty on damaged goods is available if such goods are damaged accidentally after unloading but before examination. In the given case, are damaged after examination. Therefore, its benefit is not available. So these are the questions with respect to remission, abatement, and pilferage. Now, अगर हम next topic पे आते हैं, now हम next section देखते हैं, section 24. तो यार वो दो चीज़ की बात करता है, डीनेचरिंग की और म्यूटिलेशन की. डीनेचरिंग क्या होती है यार? कई बार ना आपके गुड्स क्या होते हैं, जैसे आपका अनडीनेचर्ड ईएनए होता है. ईएनए क्या होता है? एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल. इससे आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी बना सकते हो और इसे इंडस्ट्रियल केमिकल्स में भी यूज करता है. अगर आप इसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज करोगे तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी 15% है. अगर आप इंडस्ट्रियल यूज के लिए करोगे तो लेट्स से आपका इंपोर्ट ड्यूटी 5% है. तो ना आप यहाँ पे गवर्नमेंट ऑप्शन देती है कि भाई आप ना इसे डीनेचर कर दो. डीनेचर करने से क्या होगा? इन दोनों में से एक यूज के लिए ये अनफिट हो जाएगा. तो उस केस में फिर आप जैसे आपने डीनेचर किया तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज नहीं हो पाएगा, ना सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज हो पाएगा. देयरफॉर आप लोअर ड्यूटी क्लेम कर पाओगे. सिमिलरली म्यूटिलेशन का मतलब क्या होता है? उसे बिल्कुल स्क्रैप और वेस्ट बना देना. तो अगर आप टेक्सटाइल का मान लो कोई फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो 15% की ड्यूटी है लेट्स से, बट अगर उसी का टेक्सटाइल का वेस्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो 5% है. तो अगर कोई इंसान लेट्स सपोज शर्ट्स वगैरह एज अ वेस्ट इंपोर्ट कर रहा है तो 15% ड्यूटी नहीं देना चाहता, तो उसे म्यूटिलेट करके फाड़ वाड़ के ऐसा कर देगा कि वो वेस्ट ही बन जाए, उसे 5% का बेनिफिट मिल जाएगा. इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, बट इसे हम एक बार
अपने मटेरियल से देख लेते हैं। डीनेचरिंग ऑफ गुड्स क्या होता है? मीनिंग डीनेचरिंग मेक्स गुड्स अनफिट फॉर स्पेसिफिक यूज व्हाइल कीपिंग देम यूजेबल फॉर अदर। तो एक यूज के लिए अनफिट कर देते हो लेकिन दूसरे यूज किया जा सकता है। When imported goods can be used for multiple purposes and duty depends on which purpose they are used for. Denaturing helps prove the intended purpose, intended use and ensure correct duty is specified, is applied. ड्यूटी इम्प्लीकेशन क्या होती है? ऐसा माना जाएगा कि आपने डीनेचर्ड फॉर्म में गुड्स इंपोर्ट करे तो वही ड्यूटी आपके ऊपर लगेगी। एग्जाम्पल दिया हुआ जो मैंने बताया वही एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। म्यूटिलेशन ऑफ गुड्स मीनिंग क्या होता है? म्यूटिलेशन मेक्स गुड आइडेंटिफाइबल एज वेस्ट एंड स्क्रैप रेंडिंग देम अनफिट फॉर देयर ओरिजिनल पर्पस। तो किसी भी पर्पस के लिए वो यूज ही नहीं हो सकते एंटायरली। पर्पस क्या है? क्लेम लोअर ड्यूटी। ड्यूटी इम्प्लीकेशन क्या है? ऐसा माना जाएगा कि आपने म्यूटिलेटेड फॉर्म में ही उन्हें इंपोर्ट किया है तो अकॉर्डिंगली ही आपकी ड्यूटी उसमें लगेगी। एग्जाम्पल सेम है जो मैंने आपको दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है एग्जेम्पशन सेक्शन 25। इसे हम सीधा कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ेंगे, हम इसे कहीं और से नहीं पढ़ेंगे। एग्जेम्पशन क्या है यार? देखो ड्यूटी आपके ऊपर लेवी है बट गवर्नमेंट कुछ सिचुएशंस को कंसीडर करते हुए बोलती है कि हम आपको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं ड्यूटी से, दैट इज एग्जेम्पशन। सेक्शन 25 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एग्जेम्पशन इशू करने की। सबसे पहले अगर मैं मीनिंग की बात करूं कि एग्जेम्पशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? एग्जेम्पशन मीन्स ड्यूटी इज देयर इन लॉ। ड्यूटी लगती है, लेवी है, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे इट। आपको पे करने की जरूरत नहीं। एग्जेम्पशन डज नॉट रिमूव लेवी ऑफ ड्यूटी बट ओनली सस्पेंड्स इट्स कलेक्शन। भाई लेवी ऑफ ड्यूटी तो है बट उसका कलेक्शन सस्पेंड कर देते हैं बस। हेंस गवर्नमेंट में मॉडिफाई, विदड्रॉ, रिसाइंड एग्जेम्पशन पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट एग्जेम्पशन इशू भी कर सकती है, मॉडिफाई भी कर सकती है, विदड्रॉ भी कर सकती है, रिसाइंड भी कर सकती है। नाउ दो तरह के एग्जेम्पशन आपकी बेसिकली कस्टम्स लॉ एंड जनरल भी होते हैं, एक जनरल एग्जेम्पशन और एक आपकी स्पेसिफिक एग्जेम्पशन। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल एग्जेम्पशन क्या होती है। तो भाई जनरल एग्जेम्पशन कौन इशू कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है। कैसे इशू होगी? तो भाई नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट के अंदर आती है और आपकी अकॉर्डिंगली एग्जेम्पशन इशू होती है। कब इशू होती है? जनरली क्या मतलब पब्लिक इंटरेस्ट यानी लार्जर पब्लिक के कुछ इंटरेस्ट के लिए ही आप एग्जेम्पशन इशू कर सकते हो सेक्शन 25 के अंदर। सर रीजन क्या होता है, रेशनल क्या होता है? तो भाई कुछ मोरल ग्राउंड्स होते हैं, जैसे मान लो गुड्स इंडिया पहुंचे ही नहीं, वहां पे आपको करना है। री इम्पोर्ट वाला केस देखे थे, कंजम्पशन के लिए गुड्स अवेलेबल ही नहीं है, डैमेज डेट्रोइटेड गुड्स हैं। ये डिस्क्रिशनरी ग्राउंड्स भी हो सकते हैं कि इकोनॉमिक रेगुलेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की स्पेसिफिक इंडस्ट्री को आप ग्रोथ करवाना चाहते हो तो उसका रॉ मटेरियल आपने एग्जेम्प्ट कर दिया, या आपके इकोनॉमिक स्लो डाउन है थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हो तो आपने एग्जेम्पशन कम कर दी, वो सब चीजें हो सकती है। नाउ सर एग्जेम्पशन जो इशू होती है उसकी इफेक्टिव डेट क्या होती है? तो भाई देख, अगर नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है कि किस डेट से एप्लीकेबल है तो उस डेट से एप्लीकेबल है। अगर नहीं लिखा तो जनरली उस केस में क्या होता है, जिस दिन वो ऑफिशियल गजेट के अंदर पब्लिश होती है वो आपकी अफेक्टिव डेट होती है। लेकिन सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 ऑफ कस्टम्स एक्ट कुछ और बात बोलता है। वो क्या बोलता है? वेयर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन डज नॉट मेंशन द डेट ऑफ इट्स अफेक्ट, द नोटिफिकेशन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गजेट। ये क्या बोलता है? देखो पहले क्या होगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन को इशू करेगी, इशू करने के बाद वो पब्लिकेशन होगा ऑफिशियल गजेट में। तो जनरल रूल क्या होता है, जो सेकंड इवेंट है दैट इज जिस दिन पब्लिकेशन हुआ है उस दिन आपकी नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, अगर नोटिफिकेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई। सेक्शन 25(4) क्या बोलता है कि भाई सेकंड इवेंट पे एप्लीकेबल नहीं होगी, जिस दिन गवर्नमेंट ने इशू कर दी उसी दिन आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। सेक्शन 25(4) ये बोलता है। सेक्शन 25(4) को गुजरात हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, इनवैलिड बोल दिया, मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है हम बोलते हैं 25(4) बोलता है कि जिस दिन इशू हुआ है उसी दिन आपकी अफेक्टिव डेट हो जाएगी, उस दिन से एप्लीकेबल हो जाएगी, भले ही पब्लिकेशन बाद में हो। बट गुजरात हाई कोर्ट बोलती है जिस दिन पब्लिकेशन ऑफिशियल गजेट में हुआ है उसी दिन आपकी एप्लीकेबल होगी। Authors note the purpose of publishing a notification in official gazette under section 25(1) is solely to impute knowledge of the exemption to the public। क्यों ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई करते हैं? ताकि पब्लिक को पता चले। However, section 25 subsection 1, this is not 25 subsection 1, this is your section 25 subsection 4। Section 25 by giving effect to such notification from the date of issue for publication rather than date of actual publication runs contrary to this very purpose। भाई क्या पर्पस होता है ऑफिशियल गजेट में देने का? कि नॉलेज का पता चले। बट सेक्शन 25 पब्लिश होने से पहले इफेक्टिव डेट बता रहा है, तो आपने तो पर्पस ही डिफीट कर दिया। फिर तो फायदा है कि ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होने का, बिकॉज आप पब्लिश करने से पहले एप्लीकेबल कर रहे हो। दिस क्रिएट्स एन अनॉमलस सिचुएशन वेयर द नोटिफिकेशन बाइंड्स द पब्लिक इवन बिफोर दे कुड हैव had knowledge of it, which is arbitrary and cause manifest inconvenience to the public। पब्लिक को पता ही नहीं है भाई ऐसी कोई नोटिफिकेशन है तो आप उसे बाइंड कर रहे हो, गलत है। इसलिए सेक्शन 25 को रुचि सोया के केस में गुजरात हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। करंटली सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, एग्जाम में आता था, दोनों चीज लिख के दोगे। उसके बाद एक सेकंड क्वेश्चन आता है कि सर किस दिन से माना जाएगा कि नोटिफिकेशन आपकी किस टाइम से? लेट्स सपोज बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई 12 बजे, ठीक है, नोटिफिकेशन उस दिन आपकी पब्लिश हुई है 3 बजे,
तो क्या सर वो 12 बजे भी आपका नोटिफिकेशन के बाद वाला रेट लगेगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो बोलती है भाई ऑनलाइन सब नोटिफिकेशन अपलोड होती है ऑफिशियल गैजेट पे, तो वहाँ पे ई स्टैम्प टाइम होता है, आपको पता चल जाता है किस टाइम अपलोड हुई है, उस टाइम के बाद से ही लगेगी। उस टाइम से पहले अगर सेम डे पे कोई इवेंट हुआ है तो उसके ऊपर वो नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ई गजेट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द एग्जैक्ट टाइम इट इज अपलोडेड एंड नॉट फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ दैट डेट। पूरे दिन के लिए नहीं लगेगी, जिस टाइम पे अपलोड हुई है उसके बाद से लगेगी। Since the precise timestamp of upload is electronically recorded, any transaction completed before that time is governed by the rate prevailing at that moment and cannot be disturbed by the notification, even if both transaction and upload fall on the same day. आपके ट्रांजेक्शन और नोटिफिकेशन जिस दिन अपलोड हुई है दोनों सेम डेट पे है, बट नोटिफिकेशन ट्रांजेक्शन के बाद अपलोड हुई है, तो उससे पहले जो भी इवेंट हुआ है उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो जो हो चुकी है वो हो चुकी है। नाउ जनरल एग्जाम्पशन के टाइप्स क्या हो सकते हैं भाई? एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नोटिफिकेशन हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है, और कंडीशनल भी हो सकती है कि आपको कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। फुल्ली भी एग्जाम्प्ट कर सकती है और पार्शियल भी एग्जाम्प्ट कर सकती है, जैसे हमने री इम्पोर्ट में देखा था, कहीं पे निल ड्यूटी है, कहीं पे थोड़ा बहुत ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो कंसेशनल या पार्शियल भी हो सकती है। वैलिडिटी ऑफ कंडीशनल नोटिफिकेशन, कंडीशनल नोटिफिकेशन होती है कब तक वैलिड होती है? तो जिस मान लो अगर वो जुलाई में इशू हुई है, जुलाई 2024, तो प्रोविजन बोलता है कि एक काम करो 31 मार्च लो इसके 2 साल बाद वाला। तो मान लो अगर आपकी नोटिफिकेशन इशू हुई है 31 जुलाई 2024 को, तो प्रोविजन बोलता है कि आप इससे 2 साल कंप्यूट करो, यानी 31 जुलाई 2026, इसके बाद जो 31 मार्च आएगा, यानी 31 मार्च 2027, तब तक नोटिफिकेशन वैलिड रहेगी। तो ये बोलता है कंडीशनल नोटिफिकेशन शैल बी वैलिड ओनली अप टू 31 मार्च फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ एग्जाम्पशन। अबव रूल कुछ केसेस में एप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी मल्टीलेटरल या बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है वहाँ पे ये रूल नहीं लगता। कोई भी ऑब्लिगेशन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रीटीज, कन्वेंशन या विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन एजेंसी, डिप्लोमेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनसे रिलेटेड कोई एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन है वहाँ पे भी ये रूल नहीं लगता। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की प्रिविलेजेस है वहाँ पे नहीं लगता। एफटीपी की स्कीम है वहाँ पे नहीं लगता। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसका खुद के टेन्योर 2 साल से ज़्यादा है वहाँ भी ये रूल नहीं लगता। री इम्पोर्ट, टेम्परेरी इम्पोर्ट, बैगेज, गिफ्ट, इनके ऊपर भी ये रूल नहीं लगता। प्लस बीसीडी के अलावा जो भी सारी ड्यूटीज होती हैं उनकी एग्जाम्पशन पे भी वाला रूल नहीं लगता। उसके बाद ये बोलता है हाउएवर इफ वैलिडिटी पीरियड इज गिवन इन एग्जाम्पशन और सब्सिक्वेंटली वैलिड देन एग्जाम्पशन शैल बी वैलिड टिल दैट पीरियड। अगर एग्जाम्पशन के अंदर ही आपने वैलिडिटी पीरियड दे दिया या बाद में चेंज कर दिया तो तब तक वैलिड रहेगी, अब ऊपर वाला रूल नहीं लगेगा। फर्दर इफ एग्जाम्पशन इज विड्रॉन और रिसाइंडेड अर्लियर देन द एग्जाम्पशन विल बिकम इनवैलिड फॉर फ्यूचर। भले ही डेट दे रखी थी बट अगर उस डेट से पहले ही वो इनवैलिड हो गई, अब विड्रॉ कर ली गई, तो वो विड्रॉ हो जाएगी, फ्यूचर में वो एप्लीकेबल नहीं होगी। प्लस गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एग्जाम्पशन को क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन ऐड कर सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इंसर्ट एन एक्सप्लेनेशन by notification to clarify scope or applicability of the exemption notification. If such clarification, अगर वो clarification within 1 year from the date of issue of exemption आ जाती है तो उसको retrospective effect हम मानते हैं। स्पेशल एग्जाम्पशन में क्या होता है, कौन इशू कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे इशू होती है स्पेशल ऑर्डर में? कब इशू होती है? पब्लिक इंटरेस्ट प्लस सर्कमस्टेंसेस ऑफ एक्सेप्शनल नेचर। ये प्रोविजन क्यों आया था? तो भाई सचिन तेंदुलकर को जब उसने फरारी उन्होंने इंपोर्ट करी थी, तो बीइंग ही वाज द होल्डर ऑफ भारत रत्न, तो उन्हें उनके ऊपर ड्यूटी वगैरह वेव कर दी थी स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में, तो ताकि फ्यूचर में ऐसा कोई इशू ना आए, लोग ये ना बोलें कि ये तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को कर रहे हो। तो उन्होंने सेक्शन, इस पर्टिकुलर सेक्शन को इंसर्ट किया जिसमें उन्होंने बोला पब्लिक इंटरेस्ट अलॉन्ग विद सर्कमस्टेंसेज ऑफ एक्सेप्शनल नेचर है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है केस टू केस बेसिस पे भी एग्जाम कर सकती है। या वो भी चीज़ होती है कि जैसे ना कोई पर्टिकुलर कैंसर वगैरह की अगर आप दवाई मंगा रहे हो अपने यूज़ के लिए, डायरेक्टली यूज़ के लिए, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके वहाँ भी एग्जाम्पशन करा सकते हो आप। वैसे स्पेसिफिक केसेस में एग्जाम्प्ट करने की भी पावर होती है, तो जनरली केस टू केस बेसिस पे एग्जाम्प्ट होती है। अफेक्टिव डेट क्या होती है? तो भाई स्पेशल ऑर्डर कम्युनिकेट होते हैं सेपरेटली फॉर ईच केस एंड डायरेक्टली बेनिफिशियरी को होते हैं। जनरली जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी थी कि मेरे को एग्जाम्पशन दे दो, उस दिन से आपकी एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन एप्लीकेबल मानी जाती है। बट आपने एप्लीकेशन दी, उसके 10 दिन बाद अप्रूव हुई, तो अगर उस 10 दिन के बीच में आपने ड्यूटी पे कर दी थी तो उस ड्यूटी का आप रिफंड ले सकते हो। So generally, it is effective from the date on which request for a special exemption was made by the applicant. Duty paid during the intervening period can be claimed as refund. इसमें भी सेम स्कोप ऑफ क्लैरिफिकेशन ऐड हो सकता है। विद इन 1 ईयर अगर आप करते हो तो उसका आपका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। उसके अलावा ये बोलता है कि भाई कस्टम्स ड्यूटी अगर कहीं पे भी 100 या 100 से कम है तो कोई कस्टम्स ड्यूटी कलेक्ट नहीं होगी। नो कस्टम ड्यूटी इज कलेक्टेड वेयर ड्यूटी पेबल और ₹100 और लेस। उसके बाद कुछ ना केस लॉज हैं जो बेसिकली बताते हैं कि एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन को कैसे रीड करना चाहिए, इंटरप्रेट करना चाहिए। वो केस लॉज हमें दिए हुए हैं, वो हम एक बार पढ़ेंगे। सबसे पहला केस लॉ है हरिचंद श्री गोपाल, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है कोई भी पर्सन जो एग्जाम्पशन क्लेम कर रहा है उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि वो बताए कि ही इज एंटाइटल्ड टू इट। उसके बाद बोलता है जो एग्जाम्पशन की
एलिजिबिलिटी है, यानी आप उस एग्जाम्शन के लिए कब एलिजिबल होगे, जो वो वाली कंडीशन होती है वो मैंडेटरी होती है। उसके अलावा कोई प्रोसीजरल कंडीशन है या डायरेक्टरी कंडीशन है वो आपकी मैंडेटरी, वो आपकी बेसिकली लिबरली उन्हें पढ़ सकते हो, और जो एलिजिबिलिटी कंडीशन उन्हें स्ट्रिक्टली पढ़ना पड़ता है, जो लिखा है वही पढ़ो। अ पर्सन क्लेमिंग एग्जाम्शन मस्ट प्रूव हिज एंटाइटलमेंट टू इट। Eligibility condition in an exemption notification must be strictly construed, while procedural and directory condition may be interpreted liberally. उसके बाद श्री मेडिकल केयर का आपका सुप्रीम कोर्ट है का जजमेंट है, वो क्या बोलता है कि अगर आपने इनिशियल स्टेज पे एग्जाम्शन क्लेम नहीं करी, इसका मतलब ये नहीं है फ्यूचर में भी क्लेम नहीं कर सकते, लेटर स्टेज पे भी क्लेम नहीं कर सकते। मान लो आप भूल गए थे तो आप बाद में क्लेम कर लो, रेक्टिफिकेशन फाइल कर दो। फेलियर टू क्लेम एग्जाम्शन इन इनिशियल स्टेज डज नॉट बार अ पर्सन फ्रॉम क्लेमिंग इट एट लेटर स्टेज। एमजे एक्सपोर्ट्स का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो बोलता है पब्लिक इंटरेस्ट को कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने बोला पब्लिक इंटरेस्ट को पढ़ेंगे इंडियन पब्लिक का इंटरेस्ट। सेक्शन 25 enables government to exempt goods from the custom duty in public interest, meaning the action must benefit the general public. The word public refers to the Indian public, and therefore all exemption granted under section 25(1) must be interpreted as to intended to benefit the Indian public. उसके बाद इंडियन पेट्रोकेमिकल्स का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो क्या बोलता है, अगर कोई दो नोटिफिकेशन अवेलेबल है तो मोस्ट बेनिफिशियल असेसी ले सकता है। उसके बाद एक आईटीसी भद्राचलम पेपर बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो बोलता है एग्जाम्शन जो होती है ना वो मैटर ऑफ पॉलिसी होती है, देयरफॉर आप ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि आपने उसे एग्जाम्शन दी, मुझे एग्जाम्शन नहीं दी, या उस गुड्स पे एग्जाम्शन दी, इस गुड्स पे एग्जाम्शन क्यों नहीं दी। एग्जाम्शन बीइंग अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद टोलो इंडिया ऑपरेशंस का एक केस लो है, जो ये बोलता है कि एग्जाम्शन के अंदर कोई भी एक कंडीशन है जो इंपोर्टर के बियॉन्ड कंट्रोल है, तो उस कंडीशन को आप मैंडेटरी नहीं मान सकते। कंडीशनल a condition in an exemption notification that is beyond the control of importer being dependent on the acts of public authority cannot be treated as a mandatory condition precedent, and non-compliance thereof does not permanently disentitle the person importer from claiming the exemption benefit. उसके बाद एम अम्बालाल एंड कंपनी का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कि स्मगल गुड्स के केस में एग्जाम्शन नहीं मिलती है। अनिल एरा टेक्सटाइल लिमिटेड का एक केस लो है, वो बोलता है कि अगर एग्जाम्शन के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं है कि एक्सक्लूसिवली गुड्स एक्सपोर्ट के लिए ही यूज होने चाहिए, तो इन दैट केस अगर कुछ सरप्लस पावर या सरप्लस गुड्स डोमेस्टिक एरिया में भी यूज हो गए तो उसमें भी एग्जाम्शन मिल जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ अ रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन द नोटिफिकेशन दैट इंपोर्टेड गुड्स आर टू बी सोलली और एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, देयर इज नो वायलेशन ऑफ एनी कंडीशन of notification if surplus power generated due to unforeseen exigencies sold in DTA। तो BPL डिस्प्ले का एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, वो बोलता है कि जस्ट बिकॉज जो आपका इंटेंडेड यूज था ड्यू टू शॉर्टेज या लीकेज आपका कुछ ऐसा रॉ मटेरियल में हुआ, वो इंटेंडेड यूज के लिए यूज नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस आपकी एग्जाम्शन डिनाई नहीं होगी। द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन कैन नॉट बी डिनाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर इंटेंडेड टू यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट बट कैन नॉट बी यूज सो ड्यू टू शॉर्टेज और लीकेज। सर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 25 व्हाट आर दी प्रोविजन फॉर अफेक्टिव डेट सेक्शन 25 के अंदर, तो ये पूरा प्रोविजन जो हमने पढ़ा है अफेक्टिव डेट का वही है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, यू कैन सी इट योरसेल्फ। XYZ 100% EOU है, इंपोर्टेड DG सेट्स एंड फर्नेस ऑयल ड्यूटी फ्री फॉर सेटिंग अप कैप्टिव पावर प्लांट फॉर इट्स पावर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, ठीक है। दिस बेनिफिट वाज अवेलेबल वाइड एन एग्जाम्शन नोटिफिकेशन, दे यूज द पावर सो जनरेटेड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बट सोल्ड सरप्लस पावर इन DTA as power could not be stored नहीं हो सकती थी, इसलिए उन्हें DTA में डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में बेचना पड़ा। कस्टम डिपार्टमेंट डिमांडेड ड्यूटी फ्रॉम इन DG सेट्स on DG sets and furnace oil as surplus power has been sold in domestic tariff area. Notification does not contain specific restriction। आपको बताना है, बिल्कुल हमने केस लो पढ़ा है हनील एरा टेक्सटाइल का, यहाँ पे कवर्ड है, योर डिपार्टमेंट की कंटेंशन इनवैलिड है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, therefore not discussing it। Messrs Pure Energy engaged in oil exploration has imported software containing seismic data. The importer is entitled to exemption from custom duty subject to the condition that essentiality certificate granted by Director General of Hydrocarbon is produced at the time of importation of goods. Though the importer applied for certification within statutory time limit prescribed for the same, the certificate was not available to the importer within reasonable time. The custom department rejected the import claim for exemption। हमने अभी केस लो पढ़ा था टू लॉ इंडिया ऑपरेशंस वाला कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जो इंपोर्टर के कंट्रोल में नहीं है तो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ने लेट किया, हमारी कोई गलती नहीं थी, देयरफॉर हमें बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन केस लो से है, आप पढ़ सकते हैं। Importer imported certain input for manufacture of final product. A small portion of imported inputs were damaged in transit and could not be used in the manufacture of final product. An exemption notification was in force providing exemption in respect of specified raw material into India for use in manufacture of specified goods, which was applicable to the import made by the importer in the present case। बिल्कुल सेम केस हमने अभी पढ़ा है BPL डिस्प्ले कि अगर आपको मैन्युफैक्चर के लिए किया था बट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज या फिर
लीकेज वगैरह की वजह से आप यूज नहीं कर पाए। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल पोर्शन वर डैमेज, तो लीकेज डैमेज या उस वजह से आप यूज नहीं कर पाए तो आपको एग्जामिशन एंटाइटल डिनाई नहीं किया जाएगा, वो एग्जामिशन मिलेगी। डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन केस लो आप रीड आउट कर सकते हैं। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक आता है आईजीसीआर रूल्स। आईजीसीआर रूल्स जो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था कि जो आपकी नोटिफिकेशन होती है वो कंडीशनल नोटिफिकेशन भी हो सकती है। तो अब वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो ये कैसे इंश्योर किया जाए, इसके लिए उन्होंने आईजीसीआर रूल्स निकाले। इन्होंने बोला रूल्स क्या है, कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी और फॉर स्पेसिफाइड एंड यूज 2022। तो ये रूल क्या बोलते हैं? सबसे पहले रूल एप्लीकेबल कब होते हैं, तो या तो नोटिफिकेशन एक्सप्रेसली बोलती है कि आपको आईजीसीआर रूल फॉलो करना है तब होते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसी एग्जामिशन लेने जाते हो जो जिसके अंदर एक कंडीशन है कि या तो आप इसे पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए दोगे। फॉर एग्जांपल कुछ मान लो मेडिकल मशीनरी और एग्जामिशन के अंदर कंडीशन है कि आप इन्हें हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए यूज करोगे, तब आपको आईजीसीआर फॉलो करने पड़ेंगे। या फिर वो बोलते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर मटेरियल यूज कर रहे हो, उसे आप कुछ पर्टिकुलर चीज मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ईएनए एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसमें आपकी एक कंडीशन है कि अगर आप इसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए लोगे तभी आपको कंसेशनल रेट मिलेगा। अगर आप अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बनाओगे तो नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपको आईजीसीआर फॉलो करने पड़ेंगे। या आप स्पेसिफाइड एंड यूज के लिए ले रहे हो कि आपने बोला कि मैं ये पर्टिकुलर रॉ मटेरियल ले रहा हूँ और इसे मैं पावर जनरेटिंग सोलर रिन्यूएबल पावर जनरेटिंग प्लांट में ही यूज करूंगा, स्पेसिफाइड एंड यूज है। तो अगर ऐसी कोई भी एग्जाम्पशन या बेनिफिट ले रहे हो तो वहां पे आपको आईजीसीआर रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अंदर कुछ रेलेवेंट डेफिनेशन है। कैपिटल गुड्स को ये क्या बोलते हैं, तो पहले एक बार ये रीड कर लेते हैं एप्लीकेबिलिटी। अ नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली रिक्वायर्स कंप्लाइंट विद आईजीसीआर रूल्स, तब आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और द इंपोर्टर वांट्स टू अवेल एन एग्जाम्पशन व्हिच इज अ कंडीशनल ऑन द यूज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स सच एज मैन्युफैक्चर आउटपुट सर्विस स्पेसिफाइड एंड यूज। मैन्युफैक्चर क्या होता है, हमने डेफिनेशन दी हुई है। इट मीन्स प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और इनपुट्स इन सच अ वे दैट अ न्यू प्रोडक्ट इमर्जेस। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रीड पर्पस के लिए एक बार आप कर सकते हो। कैपिटल गुड्स क्या है, जो बुक्स आपने बुक्स में कैपिटलाइज कर दिए। डेट ऑफ इंपोर्ट क्या है, जिसने प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 47 के अंदर आपको इंपोर्ट ऑर्डर पास किया। जॉब वर्क क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस मैन्युफैक्चर जो एक पर्सन दूसरे पर्सन के गुड्स पे करता है, लेकिन इसके अंदर गोल्ड या फिर ज्वेलरी प्रीशियस मटेरियल स्टोन वगैरह नहीं आते। मैन्युफैक्चर मैंने बता दिया। आउटपुट सर्विस मतलब कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना इंपोर्टेड गुड्स को यूज करके, बट डज नॉट इंक्लूड आफ्टर सेल सर्विस। क्वार्टर क्या है, पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एंडिंग ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। स्पेसिफाइड एंड यूज क्या है कि किसी पर्टिकुलर मैनर में जो नोटिफिकेशन में प्रिस्क्राइब है हमारे में था कि आप उसे सोलर जनरेटिंग पावर प्लांट में ही यूज करोगे, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटिंग पावर प्लांट में, तो उसे स्पेसिफाइड एंड यूज बोलते हैं। और इंटेंडेड पर्सन को सप्लाई करनी होती है। ईयर आपका आईजीसीआर रूल में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम जनरल क्लॉजेज एक्सेस का डेफिनेशन लेंगे जो बोलता है कैलेंडर ईयर, जनवरी टू दिसंबर को ईयर लेंगे। इसको क्यों हमने लिखा है, बिकॉज रूल 10 के अंदर जब हम डिफरेंशियल ड्यूटी कंप्यूट करेंगे वहां में यूज आएगा। नाउ रूल 4 क्या बोलता है, सबसे पहले आपके इंपोर्टर को वन टाइम इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है फॉर्म आईजीसीआर 1 के अंदर। उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर डिटेल उसे देनी पड़ती है। वो वैलिडेशन होने के बाद उसे एक आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जो कि उसका यूनिक लिंक होता है बिटवीन द इम्पोर्ट एंड इंटेंडेड यूज, एंड उसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, द इंपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू फर्निश वन टाइम प्रायर इन्फॉर्मेशन ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म आईजीसीआर 1। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी अपडेटेड इफ रिक्वायर्ड इन लेटर। क्या-क्या डिटेल्स देनी होती है भाई एक बार रीड कर लेना, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस रीड करके छोड़ देना। तो इसमें बोला नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर जॉब वर्कर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या आउटपुट सर्विस जो आप करोगे, कोई स्पेसिफाइड एंड यूज़ है तो उसका वो बेसिकली बनाना है। एप्लीकेबल एग्जाम्पशन क्या है, एंड यूज़ डिटेल्स, प्रीमाइसेस एंड इंटेंडेड इंपोर्ट्स फॉर इंपोर्ट। आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द अबव डिटेल, आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज जनरेटेड। दिस एक्ट एज अ यूनिक लिंक बिटवीन द इंपोर्ट एंड इंटेंडेड एंड यूज। तो उन दोनों के बीच का यूनिक लिंक ही होता है। एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड, तो दो तरह की आपकी नोटिफिकेशन हो सकती है। एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन हो सकती है विच इज सिंपल। अदर केसेस कौन से होते हैं कि सेक्शन 11 है वो बेसिकली बोलता है कि जैसे जनरली कुछ गुड्स प्रोहिबिटेड होते हैं, सेक्शन 11 के अंदर एक एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन करके गवर्नमेंट उन्हें अलाउ कर सकती है उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वो वाले केसेस भी हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, तो आप एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करोगे जिसमें आप लिखोगे कि हम आपको डिफरेंशियल ड्यूटी और इंटरेस्ट पे करेंगे, हमने कंडीशन फुलफिल नहीं करी इन रूल्स की। दूसरे केसेस में आप बोलते हो कि हम जितनी भी एसेसेबल वैल्यू है उसकी इक्वल वैल्यू पे करेंगे, हमने कंडीशन ब्रीच करी। उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो ये बोलते हैं एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, रूल 5 के अंदर दिया हुआ है, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। सबसे पहले इंपोर्टर को अपना आईजीसीआर आइडेंटिफिकेशन नंबर मेंशन करना होगा और बॉन्ड की डिटेल आपको बिल ऑफ एंट्री पे देनी होगी। इन डिटेल के बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर आपको कंसेशनल रेट नोटिफिकेशन का बेनिफिट देगा या फिर नहीं देगा अकॉर्डिंगली।
उसके बाद क्लियरेंस के बाद क्या होगा, एक बार आपके गुड्स होम कंजम्पशन के लिए क्लियर हो गए, बॉन्ड ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाता है। डेबिट होने का मतलब है कम हो जाएगा। एंड द डिटेल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्ड विद द ज्यूरिसडिक्शन ऑफिसर। रूल नंबर 6, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे, रीड करके छोड़ दो। आपको अगर ज्यूरिसडिक्शनल डेप्यूटी कमिश्नर बोलता है तो आपको रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। मान लो कोई भी आपको गुड्स नॉन रिसिप्ट या शॉर्ट रिसिप्ट हुई है तो आपको इमीडिएटली आईजीसीआर 2 के अंदर इंटीमेट करना पड़ता है। क्वार्टरली स्टेटमेंट आता है आपका आईजीसीआर 3 और 10 स्टेटमेंट, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपने कितना इंपोर्ट किया, कितना कंज्यूम किया। उसके बाद अगर मान लो अदरवाइज तो क्या होगा, जैसे 10 लाख का बॉन्ड है और आपने लेट सपोज इंपोर्ट कर लिया, 2.5 लाख डेबिट हो गया, 7.5 लाख ही बचा है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट क्वार्टर तक मेरे को वेट ना करना पड़े, मेरे को इमीडिएटली रिक्रेडिट कर दो, तो आप एक आईजीसीआर 3A फिल कर सकते हो बिफोर क्वार्टर। उसके अंदर आप लिख सकते हो कि भाई देखो मैंने इंपोर्ट किया था और मैंने स्पेसिफिक पर्पस के लिए कंज्यूम कर लिया, तो मेरा बॉन्ड आप इमीडिएटली रिक्रेडिट कर दो। तो एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। उसके बाद हो सकता है आप खुद प्रोसेस ना करो, आप जॉब वर्कर से कराओ, तो रूल 7 के अंदर जॉब वर्कर का प्रोसेस होता है। ये क्या बोलता है कि जितने भी आप गुड्स जॉब वर्कर को भेजते हो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा और आपको मंथली रिकॉर्ड मेंटेन होगा और क्वार्टरली स्टेटमेंट वो फर्निश होगा आईजीसीआर 3 के अंदर। उसके बाद क्या प्रोसीजर है सेंड करने के लिए, तो आप जॉब वर्कर को इनवॉइस के अंदर दोगे, ई वे बिल एज पर जीएसटी लो। तो अगर आपका सप्लाई नहीं बनता, जॉब वर्क प्रोसीजर कर तो डिलीवरी चलान पे भी जा सकता है। द डॉक्यूमेंट मस्ट मेंशन डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी। उसके बाद जो गुड्स हैं वो जॉब वर्कर के पास मैक्सिमम 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और ई वे बिल रह सकते हैं। अगर इफ इम्पोर्टर फेल्स टू एस्टैब्लिश दैट गुड्स सेंट फॉर जॉब वर्कर आर यूज्ड एज डिक्लेयर्ड, द कस्टम ऑफिसर में टेक एक्शन अंडर दिस रूल। अगर आप ये स्टैब्लिश नहीं कर सकते कि जॉब वर्कर ने गुड्स को उन्हीं पर्पस के लिए यूज़ किया है जो आपने डिक्लेयर किया था, तो आपके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है। और ये कुछ बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं जॉब वर्कर को कंप्लाई करने होते हैं। तो जॉब वर्कर शैल मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ रिसीप्ट, प्रोसेसिंग एंड वेस्ट जनरेटेड। प्रोड्यूस करेगा रिकॉर्ड्स, कस्टम अथॉरिटी मांगती है। प्रोसेस करने के बाद या तो इंपोर्टर को गुड्स वापस कर देगा या अनदर जॉब वर्कर को भेज देगा, जैसा भी उसे बोला गया होगा अंडर द इनवॉइस और ई वे बिल। नाउ इंस्टेड ऑफ जॉब वर्कर हो सकता है आपने किसी इंटर यूनिट को भेज रहे हो, तो उसके लिए भी रूल 8 के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको मेंटेन करना है जो अपने गुड्स ड्यूरिंग द मंथ सेंड करें उनका रिकॉर्ड, प्लस क्वार्टरली स्टेटमेंट में जाना है। सारा प्रोसीजर वही है जो जॉब वर्कर करता है, बस जॉब वर्कर की जगह यूनिट यहाँ पे यूज हुआ है। प्रोसीजर क्या है, वही इनवॉइस है, ई वे बिल के अंदर मेंशन डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, टाइम पीरियड यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, कब तक भेज सकते हो, कितने टाइम के लिए भेज सकते हो। जो रिसीविंग यूनिट है उसे एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने में, कस्टम ऑफिसर बोलता है तो। और प्रोसेसिंग के बाद या तो वो ओरिजिनल यूनिट को वापस भेज देगी, जॉब वर्कर को भेज देगी, फर्दर प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस और ई वे बिल। उसके बाद अगर एंड यूज रेसिपिएंट को गुड्स भेज रहे हो तो वहाँ क्या प्रोसेस फॉलो करना है, सेम। जो मंथली आपने भेजा है उसका रिकॉर्ड आप मंथली मेंटेन करोगे, क्वार्टरली स्टेटमेंट आईजीसीआर 3 में दोगे, इनवॉइस पे जा सकता है, ई वे बिल पे, और साथ में ई वे बिल अगर रिक्वायर्ड है तो मेंशन डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी। और वही सारी चीज़ें आपको इसमें बताया गया कि मेंटेन रिकॉर्ड्स, कस्टम अथॉरिटी प्रोड्यूस करो, प्रोवाइड रिलेवेंट डिटेल्स टू द इम्पोर्टर टू एनेबल हिम टू क्लेम एग्जेम्पशन। उसके बाद अब क्या होता है कि आपको गुड्स कैसे यूज करने हैं, रूल 10 के अंदर बोलता है। तो जो बोलता है इम्पोर्टर शैल यूज द इम्पोर्टेड गुड्स स्ट्रिक्टली एज पर कंडीशन ऑफ द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन के अंदर जो लिखा हुआ था उसी कंडीशन के हिसाब से आप यूज करोगे। कब तक यूज करना है, तो या तो नोटिफिकेशन के अंदर टाइम पीरियड होगा कि आपको इतने दिन के अंदर यूज करना है, इतने टाइम के अंदर। अगर कोई टाइम पीरियड नोटिफिकेशन के अंदर नहीं है तो जिस दिन आपने इंपोर्ट किया उसके 1 साल के अंदर तक आपको स्पेसिफाइड यूज करना है। इस 1 साल के पीरियड को कमिश्नर चाहे तो 3 मंथ एक्सटेंड भी कर सकता है। सर मैं गुड्स यूज़ नहीं कर पाया, मेरे गुड्स डिफेक्टिव निकले, उस केस में क्या होगा? उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो डिफेक्टिव या अनयूटिलाइज्ड गुड्स को आप री एक्सपोर्ट कर दो। कितने पीरियड के अंदर? तो जो पीरियड यहाँ पे हमने लिखा हुआ था। तो जो पीरियड यूज़ करने वाला पीरियड है कि या तो नोटिफिकेशन में लिखा होगा या विदिन 1 ईयर, उतने ही पीरियड के अंदर या तो उसे री एक्सपोर्ट कर दो और आईजीसीआर 3 में रिपोर्ट हो जाएगा। और जो आपकी री एक्सपोर्ट की वैल्यू है, वो आपकी इम्पोर्ट की वैल्यू से लेस तो नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ लॉजिकल ऑल्सो। आप इम्पोर्ट ज़्यादा वैल्यू पे कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम पे कर रहे हो, गवर्नमेंट को तो बेनिफिट ही नहीं हो रहा कुछ। दूसरा ऑप्शन होता है होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करा लो एंड ये इंडिया में यूज़ कर लोगे उससे आप। आपको क्या करना होगा, जो भी एप्लीकेबल ड्यूटी है प्लस इंटरेस्ट है वो आपको देना होगा विद इन द पीरियड मेंशन अबव। ये वाला पीरियड जो है इसी पीरियड के अंदर, और जो डिटेल्स है वो आईजीसीआर 3 के अंदर आपको रिपोर्ट करनी होगी। नाउ सर कैपिटल गुड्स के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है। कैपिटल गुड्स क्या बोलते हैं, मान लो 5 साल की कैपिटल गुड्स की लाइफ थी, 2 साल के अंदर ही आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर लिया, अब 3 साल बचे हुए हैं, तो अब क्या होगा? तो ये बोलता है द इंपोर्टर में क्लियर द कैपिटल गुड्स आफ्टर दे हैव बीन यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑन द पेमेंट ऑफ डिफरेंशियल ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट। तो डिफरेंशियल ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट पे करके आप अब 3 साल के लिए गुड्स अपने इंडिया में ले जाओ। डिफरेंशियल ड्यूटी सर डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे होगी, बिकॉज 2 साल तो आपने यूज किया, तो जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होगा उस पर हम डिफरेंशियल ड्यूटी आपसे लेंगे। डेप्रिसिएशन का रेट ये बोलते हैं फर्स्ट ईयर में हर क्वार्टर पे 4% लगाओ, सेकंड ईयर में हर क्वार्टर का 3% और पार्ट ऑफ द क्वार्टर, थर्ड ईयर में हर क्वार्टर का 3% पर क्वार्टर, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में 2.5% पर क्वार्टर, उसके बाद 2% पर क्वार्टर। सर ईयर क्या है, मैंने बताया था कैलेंडर ईयर, जैन टू दिसंबर।
जैन टू दिसंबर का आपका कैलेंडर ईयर है, जैन टू दिसंबर का कैलेंडर ईयर है, तो आपको कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्वार्टर देखने हैं, वो हम क्वेश्चन जब करेंगे जब मैं आपको बताता हूँ। पार्ट ऑफ द क्वार्टर आपका फुल क्वार्टर ट्रीट होता है, और डेप्रिसिएशन कब से मिलता है, जिस दिन आपका पुट टू यूज हुआ है उस दिन से लेके जिस दिन आप फाइनली होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करोगे उस दिन तक के बीच का डेप्रिसिएशन होता है। वॉलंटरी पेमेंट का ऑप्शन होता है, वॉलंटरी ड्यूटी पे कर सकते हो, इंटरेस्ट कर सकते हो, और अपने गुड्स को क्लियर करा सकते हो, क्वार्टरली स्टेटमेंट में उसे रिपोर्ट कर सकते हो। तो आप आईजीसीआर इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि भाई पूरी प्लेन थ्योरी है, मैंने आपको लॉजिक बता दिया, तो रीड आउट करके क्वेश्चन करना है। रूल 10 ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है वो हम करेंगे। रिकवरी, अब बेसिकली क्या है, अगर आप गुड्स को जो रिक्वायर्ड था उसके तरीके से यूज़ नहीं करते तो आपका बॉन्ड इन्वोक करके अमाउंट रिकवर कर लेंगे। क्या क्या रिकवर होगा, अगर एग्जामिशन नोटिफिकेशन है तो वही जो पढ़ा था हमने, डिफरेंशियल ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट। अदर केसेस में क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू असेसेबल वैल्यू। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप भले ही गुड जॉब वर्कर को भेज रहे हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रिमेन विद द इम्पोर्टर, तो अगर जॉब वर्कर भी नॉन कंप्लायंस करता है तो इम्पोर्टर वुड बी रिस्पॉन्सिबल। Any other action apart from recovery under IGCR, custom can also take separate action under Customs Act or other laws. पेनल्टी क्या है, तो सेक्शन 158(2) के अंदर पेनल्टी लगेगी, इग्नोर। उसके अलावा कस्टम्स लॉ में भी हो सकती है। तो दिस इज योर आईजीसीआर रूल्स। नाउ दो सेक्शन, सेक्शन 25 है, 25 भी, तो री इम्पोर्ट वाले री एक्सपोर्ट वाले हमने केसेस पढ़े थे, वो सेक्शन 25 के अंदर नोटिफिकेशन थी, बट गवर्नमेंट को लगा कि हमें स्पेसिफिक प्रोविजन भी डालना चाहिए, तो सिमिलर चीज़ के लिए उन्होंने एक्ट के अंदर अपने आप को एम्पावर किया। सेक्शन 25A के अंदर गवर्नमेंट ने एम्पावर किया खुद को, गवर्नमेंट में ग्रांट कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पशन गुड्स इंपोर्टेड फॉर रिपेयर्स, ताकि कोई डिस्प्यूट ना है। फर्दर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर, इफ गुड्स री एक्सपोर्ट होते हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस, और गुड्स रिमेन आइडेंटिफाइड और प्रिस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो अपने आपको एम्पावर किया कि हमारे पास एक ऐसी पावर है। पहले 25 के अंदर इशूड थी, बट अब स्पेसिफिक प्रोविजंस है। 25B के अंदर गवर्नमेंट में ग्रांट एग्जाम्पशन ऑन गुड्स री-इम्पोर्टेड आफ्टर एक्सपोर्ट फॉर रिपेयर, फर्दर प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चर, इफ री-इम्पोर्ट विद इन 1 ईयर हुआ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, गुड्स रिमेन आइडेंटिफाइबल, प्रिस्क्राइब कंडीशन है सेटिस्फाइड। 25A 25B आर नॉट दैट रेलेवेंट, आप एक बार पढ़ सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा हम इसके अब क्वेश्चन देखते हैं आईजीसीआर रूल के। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो मैसर्स ग्लोबल मशीन प्राइवेट लिमिटेड, एन इम्पोर्टर बेस्ड इन चेन्नई, imported a consignment of specified steel rods in May 2025 for manufacturing high precision auto parts. Since the company does not have required machinery for cutting and shaping, it sent these rods to local job worker. मैसर शार्प टूल्स सेम डे अंडर डिलीवरी चलान, तो मई में ही आपने उसे भेज दिया, एंड ही विल मेंशन डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी, द जॉब वर्कर मेंटेन्स द रिकॉर्ड रिसिप्ट, द प्रोसेस कैरिड आउट एंड स्क्रैप जनरेटेड, हाउएवर ड्यू टू डिलेज इन प्रोडक्शन शेड्यूल द रोड्स रिमेन विद द जॉब वर्कर टिल जून। तो भाई मैंने देखा था 1 साल के अंदर होना चाहिए, मई में गया था तो मई 26 तक आप रख सकते थे, बट आपने जून 26 तक रखा, यानी वायलेशन ऑफ रूल्स है। Upon inspection by the jurisdiction custom officer, the importer is unable to establish proper utilization of some roads as per the particular furnish. तो अगर आप इम्पोर्टर स्टैब्लिश नहीं कर सकता कि जॉब वर्कर ने उसे स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज नहीं किया, तो कस्टम एक्शन ले सकता है। बेस्ड ऑन द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहले मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट करी है, तो भाई मैंने बताया मैक्सिमम टाइम लिमिट आपकी क्या होती है, 1 ईयर। क्या इन्होंने कंप्लाई करी है, नॉट कंप्लाइड। डिस्कस वेदर इम्पोर्टर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ensuring that said goods are used in accordance with the purpose। हाँ हमने पढ़ा था, द इम्पोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल, यस आप इसे रीड आउट कर सकते हो। व्हाट रिकॉर्ड कीपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डज द जॉब वर्कर, जॉब वर्कर को क्या क्या रिकॉर्ड कीपिंग करनी पड़ेगी, हमने बहुत पढ़ा था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सी के अंदर आप देख सकते हो, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने लायक तो है नहीं। इफ पार्ट ऑफ द प्रोसेस रोड्स नीड टू बी सेंड टू अनदर जॉब वर्कर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, हाँ आप फर्दर जॉब वर्कर को भेज सकते हो, ठीक है। द प्रोसेस मस्ट मूव अंडर द कवर ऑफ इनवॉइस एंड इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्वेश्चन नंबर 28, बीसीजी लिमिटेड ने इंपोर्ट किया जापान से एंड इंटेंड टू अवेल बेनिफिट ऑफ एन एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन इशूड अंडर 25(1) with regard to said goods. However, since it does not have a manufacturing facility at all, it needs to send goods so imported for job worker to a job worker. Its accountant advised it that as per customs IGCR rules, it is not permitted to send. You are required to advise। भाई गलत है, जॉब वर्कर को भेज सकते हो, क्या क्या कंडीशन है वो सब कंडीशन आप इसमें मेंशन कर दो। उसके बाद ये क्या बोलते हैं, सुहासी इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्टर है, who availed the benefit of notification imported the raw material for manufacturing of LED panels. No condition or time period has been specified in the notification in relation to re-export of unutilized or defective use. So imported, the goods were imported on 10th February। तो मैंने बताया था कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है कि कब तक आपको अनयूटिलाइज गुड्स री एक्सपोर्ट करने हैं, तो वहाँ पे 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट लिया जाएगा, ठीक है, तो 1 ईयर वाला लेंगे। हाउएवर स्मॉलर पोर्शन ऑफ गुड्स रिसीव्ड वर फाउंड डिफेक्टिव एंड रिमेन यूटिलाइज्ड ड्यू टू
गुड्स इम्पोर्ट हुए थे 10 फरवरी को, तो बेसिकली 9 फरवरी 2025 तक आपको उन्हें री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. However, small portion of goods received were found to be defective and remain unutilized due to production shift in the company. Swasi Electronic approach you to obtain advice for dealing with these defective or utilized goods. On the basis of provision of IGCR, डिस्कस करो क्या वो री एक्सपोर्ट कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. कर सकते हैं तो क्या टाइम लिमिट है? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं. कैन री एक्सपोर्ट, टाइम लिमिट क्या है? पीरियड स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन या 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोर्ट, 3 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है. तो इस केस में री एक्सपोर्ट 3 फरवरी तक हो सकता है. और यही मैंने आपको बताया था, फर्दर डेट ऑफ री एक्सपोर्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं बाय 3 मंथ्स. व्हाट आर दी कंडीशन एप्लीकेबल फॉर री एक्सपोर्ट, तो वो हमने डिस्कस किया था कि आप क्वार्टरली स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे और जो री एक्सपोर्ट की वैल्यू दैट शैल नॉट बी लेस देन री इम्पोर्ट वैल्यू. इफ सुहासी इलेक्ट्रॉनिक्स चूजेस टू क्लियर द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन, एक्सप्लेन द प्रोसीजर. तो वॉलंटरी पेमेंट करनी होगी, क्वार्टरली स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा. It can make voluntary payment of applicable custom duty along with interest on the common portal. The details of such duty payment and must be disclosed in the importer's quarterly tax statement. Quarterly statement. डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है इसलिए हम जल्दी जल्दी देख रहे हैं. नाउ ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. फैल्कन इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स ऑफ 3 करोड़. तो मेरी कैपिटल गुड्स की वैल्यू क्या है? 3 करोड़. सेकेंड, 3 करोड़ की वैल्यू है. पेमेंट ऑफ ड्यूटी मैंने किया है 30 लाख का. 30 लाख पेमेंट ऑफ ड्यूटी है. किस दिन? 10 सितंबर 2024 को. 15 लाख का ड्यूटी कंसेशन मिला है हमें, यानी टोटल 30 लाख हमें पे करना पड़ा. 15 लाख का हमें कंसेशन मिला है. टोटल ड्यूटी 45 लाख थी. इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स स्टार्टेड बीइंग यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस फ्रॉम 3 जनवरी. तो मेरा पुट टू यूज क्या है? 3 जनवरी. मिस्टर एक्स लिमिटेड क्लियर्ड द अबव सेड इंपोर्टेड गुड कैपिटल गुड्स आफ्टर हैविंग बीन यूज्ड फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस ऑन 15 अप्रैल 2025. तो क्लियरेंस कितना कराया आपने? 15 अप्रैल को. You are required to calculate the differential duty payable being difference between the duty leviable on such goods on clearance for which exemption was availed at the time of importation, etc. etc. डिफरेंशियल ड्यूटी आपने 30 अप्रैल को पे की. स्टेप बाय स्टेप बताओ. तो जिस दिन आपने क्लियरेंस कराया उस दिन तक का आपको क्वार्टर इसमें लेना होता है. तो अगर मैं देखूं तो प्रोविजन में अगर मैं आपको दिखाऊं, हमने इसमें रूल 10 में देखा था कब तक का लेना है. फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटल गुड्स हैव कम इनटू यूज अप टू द डेट ऑफ क्लियरेंस. तो अगर मैं यहाँ पे लेना चाहूँ इसे क्वेश्चन, तो मेरा कब हुआ है? 3 जनवरी को पुट टू यूज हुआ है. क्लियरेंस कब हुआ है? क्लियरेंस हुआ है मेरा हैव बीन यूज्ड फॉर इंपोर्टेड गुड्स, हाँ क्लियर्ड हुआ है 15 अप्रैल को. तो हमने देखा था कि एक कैलेंडर ईयर के क्वार्टर लेने हैं. तो भाई फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म हो जाएगा? 31 मार्च को. तो एक क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर 15 अप्रैल, यानी पार्ट ऑफ द क्वार्टर, यानी 2 क्वार्टर इनटू हमने रेट दिया हुआ है यहाँ पे नॉट 5%, सॉरी, जो हमारा रेट है कॉन्ट्रैक्ट बुक में भी अगर आप देखोगे 4% पर क्वार्टर आपको लेना है फर्स्ट ईयर में. तो यानी 8% का डेप्रिसिएशन मेरा मिलेगा. तो अगर मैं 3 करोड़ पे 8% का डेप्रिसिएशन लूँगा 24 लाख का आएगा. तो मेरी डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ गई 276 लाख. अब 276 लाख पे मेरे को आपकी ड्यूटी निकालनी है, डिफरेंशियल ड्यूटी. तो मेरी एक्चुअल ड्यूटी कितनी है? 15%. बट पे करके कितनी आया था? 30 लाख. तो 15% अगर मेरी डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे ड्यूटी निकालूं तो दैट वुड कम आउट टू 41,40,000. ठीक है. ड्यूटी ऑलरेडी पेड कितनी है? 30 लाख. तो डिफरेंशियल ड्यूटी कितनी होगी? 11,40,000. ये आपकी पे हो जाएगी. अब यहाँ पे कैच आता है. कैच ये आता है कि भाई मेरे हिसाब से भी और ICAI ने सेकंड इंटरप्रिटेशन भी ले रखी है, दोनों इंटरप्रिटेशन ले रखी है. ये जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है ना, जिसके ऊपर आप कंसेशनल ड्यूटी निकाल रहे हो, उसके जो आपने जो ड्यूटी पेड निकाली है ना, वो भी सिर्फ डेप्रिशिएटेड वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालो. मतलब 30 लाख आपने पे किया है किसके लिए? 300 लाख की वैल्यू के लिए. तो 3 करोड़ की मशीन के लिए आपने 30 लाख की ड्यूटी पे करी है. तो अगर 276 में डेप्रिशिएटेड वैल्यू लूँ तो आपने कितनी ड्यूटी पे की होती? तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो 30 डिवाइड बाई 300 इंटू 276 दैट वुड कम आउट टू 27.6 लाख. तो जो आपकी एक्चुअल ड्यूटी पेड आपको लेनी चाहिए ना, 27.6 लाख लेनी चाहिए. मतलब जो आपको अब ड्यूटी पेबल आएगी ना, वो आएगी 41.40 माइनस 27.6, यानी आपकी एक्चुअल ड्यूटी पेबल आने चाहिए 26,60,000. ठीक है. तो ये बोलते हैं कि जो आप ड्यूटी ले रहे हो दैट टू, और जो आपने एक्चुअल पे करी थी, दोनों ही डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे लो. यही ICAI ने लिखा हुआ, इट इज पॉसिबल टू अल्टरनेटिवली इंटरप्रेट ड्यूटी ऑलरेडी पेड इज टू बी कंप्यूटेड ऑन द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स. तो आप जो ड्यूटी पेबल है दैट टू शुड बी ऑन डेप्रिशिएटेड वैल्यू, एंड जो ड्यूटी ऑलरेडी पेड है वो भी सिर्फ डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे होना चाहिए, विच इज लॉजिकल ऑल्सो. मेरे हिसाब से भी वही होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिकली भी और इंटेंशन वाइज भी वही आता है. एग्जाम में दोनों करके आएंगे, बिकॉज ऐसा कुछ बहुत टाइम तो इसमें नहीं लगना है. Now, Mr. X, a chemical manufacturer, imports a machine from Germany on 12th January for 30 lakh. Mr. X is eligible for concessional rate of custom duty.
on capital goods imported by him subject to the condition that he follows the custom IGCR rules. मशीन पुट टू यूज हुई है 1 फरवरी 2024 को. On 1 April 2027 X wants to clear the machine for home consumption after having used the machine for specified purpose for which was imported. रूल 10 के हिसाब से आप डिफरेंशियल ड्यूटी निकालो. कंसेशनल रेट 5% है, नॉर्मल ड्यूटी रेट 20% है, बेसिक कस्टम ड्यूटी निकालो. अज्यूम करके गुड्स क्लियर हुए हैं. अब बेसिक कस्टम ड्यूटी क्लियरेंस ऑफ सच कैपिटल गुड्स यहाँ पे 5 अप्रैल 2027 आएगा. 5 अप्रैल 2027. इग्नोर इंटरेस्ट कैलकुलेशन. तो अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ तो अगर मैं फर्स्ट ईयर देखूँ तो मेरी मशीन पुट टू यूज कब है 1 फरवरी 2024 को. तो फरवरी के 4 क्वार्टर हो गए बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर पार्ट है, सेकेंड क्वार्टर आपका, बाकी सारे क्वार्टर फुल हैं, इंटू 4% ये आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद 2025 के चारों क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर इंटू इसमें रेट क्या है सेकेंड क्वार्टर में हमारा 3% पर क्वार्टर. ठीक है. उसके बाद 26 के चारों क्वार्टर हो गए तो 4 क्वार्टर 26 के हो गए, इंटू यहाँ भी 3% आएगा. ठीक है. उसके बाद मेरे 27 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर पूरा हो गया, दूसरा क्वार्टर हाफ हो गया, यानी 2 क्वार्टर हो गए. तो यहाँ हो गए 2 क्वार्टर इंटू आपका कितना है 2.5%. तो पहले वाले में हो गया आपका 16% टोटल, देन 12%, 12% और 5%. तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा 45%. मेरी मशीनरी कितनी थी 20 लाख की, डेप्रिसिएशन आ गया 9 लाख. तो मेरी डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या होगी 11 लाख की डेप्रिशिएटेड वैल्यू. अब इसके ऊपर ड्यूटी कैसे निकालेंगे, वही दो तरीके. पहला तरीका क्या करो, देखो पेएबल तो हमेशा आपको डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे निकालनी है, माइनस मैं बोल दूं कि मैंने एक्चुअल ड्यूटी कितनी पे करी थी, एक्चुअल ड्यूटी पे करी थी मैंने 20 लाख के ऊपर 5%. ठीक है. तो मेरा आंसर इस केस में आ जाएगा, मैं ये वाला कंप्यूटेशन लूंगा तो मेरा आंसर आएगा 1.20 लाख. अगर मैं दूसरी इंटरप्रिटेशन लेता हूँ जो कि हमें लेनी है, मतलब हमें दोनों ही लेनी है, उसमें पहले में तो चलो यही आएगा 15%. उसके बाद पेएबल में भी मैं क्या करूंगा, पेड में भी मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे ही लूंगा. तो इन दैट केस जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1. मेरी एक्चुअल ड्यूटी कितनी है, मेरी एक्चुअल ड्यूटी है 20%. ओके, सो दिस इज नॉट 15, दिस इज 20%. यहाँ भी 20%. तो मेरा वहाँ पे आंसर आ जाएगा 1.65 लाख. एग्जामिनेशन के अंदर हम दोनों आंसर देंगे. तो इस तरीके से कंप्यूट होगा. आप डेप्रिशिएटेड वैल्यू निकालो. आप उस पे जो एक्चुअल पेबल अब देखना है वो हमेशा डेप्रिशिएटेड वैल्यू के ऊपर लगाओ परसेंटेज, माइनस कर दो जो आपने ड्यूटी ऑलरेडी पे कर रखी है. अगर अमाउंट में ड्यूटी दे रखी है तो दो तरीके, या तो जो एक्चुअल पूरी दे रखी है वो माइनस कर दो, या प्रोपोर्शनेट माइनस करो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे. हम दोनों तरीके से क्वेश्चन करेंगे. रेट दिया हुआ है तो रेट में भी सेम चीज़ कि ड्यूटी ऑलरेडी पेड वाले केस में या तो पहले रेट लगाओ ओरिजिनल वैल्यू पे, वन ऑप्शन. सेकंड आंसर इज वो रेट लगाओ डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे. दोनों आंसर हम देख कर आएंगे इन एग्जाम. वी विल फ्लो बोथ. कुछ डाउट रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं. नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें इतना कुछ भी नहीं है. नाउ जो अगला क्वेश्चन है पूरा जॉब वर्कर वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसके अंदर दिया हुआ है जॉब वर्कर क्या करना है, थ्योरी क्वेश्चन है, ये आप रीड आउट कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ डाउट हो तो यू कैन रीच आउट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग lectures.